उनकी चाल में भयंकर जोश और खतरा था। हश 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 धड़ाम धड़ाम आहा, विक्रम सिंह तेजी से उनसे बचकर निकला। उसका शरीर काले परछाइयों की एक श्रृंखला में बदल गया। वह जहां से भी गुजरता हल्की धमक और दर्द भरी चीखें सुनाई देती, क्योंकि अंगरक्षक एक के बाद एक हवा में उछलते चले गए। इन अंगरक्षकों के खिलाफ विक्रम सिंह को अपनी असली शक्ति का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं थी। कुछ ही क्षणों में 1 दर्जन से ज्यादा अंगरक्षकों को मारकर हवा में उछाल दिया गया। बेशक विक्रम सिंह ने अपने हमलों में संयम रखा था। उसने किसी को मारा नहीं, बस उन्हें गंभीर रूप से घायल किया। हम एक के बाद एक अंगरक्षक को घायल होते देख शहर के मुखिया ने ठंडी सांस ली और अपनी असली शक्ति को इकट्ठा करते हुए वह भी लड़ाई में शामिल होने के लिए दौड़े। शहर के मुखिया की शक्ति कम नहीं थी। वह असली शक्ति के 3रे स्तर पर थे। विक्रम सिंह उनसे केवल 10 मीटर से ज्यादा दूर था। जब शहर का मुखिया पलक झपकते ही उनके पास आ गया और विक्रम सिंह की पीठ पर एक जोरदार मुक्का मारा। धड़ाम, शहर के मुखिया का मुक्का पड़ते ही एक जोरदार धमाका हुआ। उस पल पूरा दृश्य खामोश हो गया और सभी देखने वालों के चेहरे पर डर और अविश्वास का मिश्रण था। असली शक्ति के 3रे स्तर पर होने के बावजूद शहर का मुखिया इतने जोरदार मुंह से विक्रम सिंह को आधा कदम भी हिला नहीं पाया। विक्रम सिंह को शहर के मुखिया के हमले के बारे में पहले से ही पता था। वह बस इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था, क्योंकि वह संरक्षकों से निपटने में व्यस्त था। यह कैसे संभव है? शहर का मुखिया पूरी तरह से सदमे में खड़ा था। वह लड़का कौन है? उसकी ताकत बहुत भयानक है। शहर का मुखिया उसे हिला भी नहीं पा रहा है। असली शक्ति के 3रे स्तर की शक्ति भी उस लड़के को हिला नहीं सकती। यह कैसे हो सकता है? उस लड़के की शक्ति का स्तर क्या है? देखने वाली भीड़ दहशत में घिरी हुई थी। उनकी आंखें डर से विक्रम सिंह पर टिकी थी। अंगरक्षकों ने जो विक्रम सिंह पर हमला कर रहे थे, इस दृश्य को देखकर डर कर पीछे हट गए। जब शहर का मुखिया कुछ नहीं कर पाया तो उनके पास क्या मौका था? विक्रम सिंह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी नजर ठंडी और शहर के मुखिया पर टिकी थी, जिससे शहर का मुखिया इतना डर गया कि वह कांपने लगा। धमाका और अचानक विक्रम सिंह ने एक मुक्का मारा। मुक्के की विस्फोटक आवाज गूंजी। शहर के मुखिया को इतनी जोरदार मार पड़ी कि वह खून उगलते हुए हवा में एक काली रेखा की तरह उड़ गया। शहर का मुखिया शहर की दीवार से टकराया, जिससे दीवार की सतह पर दरारें पड़ गई। एक ही मौके से शहर का मुखिया बुरी तरह से घायल हो गया। शहर के मुखिया अंगरक्षकों में घबराहट फैल गई। शहर के द्वार पर भीड़ और भी ज्यादा डर गई। केवल 17 या 18 साल के एक युवक के पास इतनी भयानक ताकत थी। क्या इस लड़के को अपनी जान की परवाह नहीं? आखिरकार यह राजधानी है। बहादुर अपनी क्षमताओं से सशक्त होते हैं। इतनी कम उम्र में ऐसी क्षमता के साथ उसका कोई प्रभावशाली पृष्ठभूमि होना ही चाहिए। निखिल के परिवार के शक्तिशाली लोग क्यों नहीं हिल रहे हैं? निखिल और दूसरे यहां हैं। भीड़ में फिर से सवाल गूंजने लगे और कुछ ने निखिल के परिवार के शक्तिशाली लोगों की मौजूदगी को देखा था। हालांकि वे इस बात पर उलझन में थे कि निखिल के परिवार के शक्तिशाली लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे। 17 या 18 साल के एक युवक ने राजधानी के भीतर इतने सारे लोगों को घायल करने का साहस किया। देवराज के सामने अगर वह मूर्ख नहीं था तो निश्चित रूप से उसकी कोई महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि होनी चाहिए। यहां तक कि देवराज भी मूर्ख नहीं थे। उन्होंने भी देखा कि विक्रम सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति था, क्योंकि कोई और राजधानी में इतना हंगामा करने का साहस नहीं करता। फिर भी इतने सारे लोगों को घायल करने के बाद देवराज विक्रम सिंह को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे? विक्रम सिंह की उदासीन नजर देवराज की तरफ मुड़ी और उन्होंने कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है। अगर आप इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसे बाद में आराम से सुलझा सकते हैं। इतना कहने के बाद विक्रम सिंह जाने का इरादा रखते थे। वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। लेकिन विक्रम सिंह के लिए जाना इतना आसान नहीं था। तुम बेदब लड़के, तुम सोचते हो कि देवराज को नाराज करने के बाद तुम बस ऐसे ही जा सकते हो। जैसे ही विक्रम सिंह जाने वाला था, एक ठंडी और बर्फीली आवाज सुनाई दी। शहर के द्वार के सामने वाली सड़क पर एक आदमी जो साम्राज्य के सेनापति की तरह लग रहा था, एक बड़े सैनिक दल का नेतृत्व कर रहा था, जिसमें कई 100 सैनिक थे। सैकड़ों सैनिक एक संरचना में फैल गए। एक बार फिर विक्रम सिंह को घेर लिया और उनके भागने का रास्ता बंद कर दिया। देवराज की सेना आ गई है। वह लड़का अब खत्म हो गया। सेनापति देवयान यहां है। अब कोई बच नहीं सकता। सैकड़ों सैनिकों को आते देख शहर के द्वार के पास के लोग डर से चिल्ला उठे।
देवराज की सेना साम्राज्य के सैनिकों का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह केवल देवराज के परिवार की निजी सेना थी। देवराज, क्या आप ठीक हैं? जैसे ही मुझे पता चला कि आपके साथ कुछ हुआ है, मैं तुरंत यहां दौड़कर आया। सेनापति देवयान ने तुरंत पूछा, मैं ठीक हूं। देवराज की सेना के आने से देवराज ने काफी राहत महसूस की। क्या देवयान इससे ज्यादा नहीं कर रहा? एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा चढ़ाकर जवाब देना, पूरी देवराज की सेना को बुलाना। निखिल के परिवार के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने घृणा व्यक्त की। निखिल ने शांति से कहा, अगर वे मौत मांगते हैं तो हमें उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। देवराज का परिवार इन सालों में वास्तव में बहुत अहंकारी हो गया है। यह सही समय है कि महान कमांडर उन्हें सबक सिखाएं। महान कमांडर को पार करने के गंभीर परिणाम होते हैं। अंत में निखिल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। निखिल के शब्द खत्म होते ही देवयान की नजर उन पर पड़ी और उनकी आवाज भारी थी। उन्होंने कहा, निखिल, अगर निखिल का परिवार कोई कदम नहीं उठाएगा तो क्या तुम मुझे कोई कारण दे सकते हो? अगर देवराज को कुछ होता है तो क्या तुम्हारा निखिल का परिवार इसके परिणामों को भुगत पाएगा? निखिल का चेहरा ठंडा और बेरुख रहा। उन्होंने देवयान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। निखिल के परिवार के किसी भी मजबूत आदमी ने जवाब नहीं दिया। विक्रम सिंह ने भी निखिल को बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन क्योंकि निखिल ने हस्तक्षेप नहीं किया था तो वह समझ गए कि निखिल का क्या मतलब था। निखिल की उपेक्षा के कारण देवयान का रंग गहरा हो गया। उनकी आंखों में एक मुश्किल से दिखने वाली मारक भावना चमक उठी। तुम बदबूदार लड़के, तुम्हारे पास कुछ कौशल है, लेकिन आज तुम पंख भी उगा लो तो बच नहीं पाओगे। देवयान ने बुरी तरह घायल शहर के मुखिया की तरफ देखा और फिर एक ठंडी आवाज में विक्रम सिंह की ओर मुड़ गए। देवयान की ताकत असली शक्ति के तीसरे स्तर के शिखर पर थी, जिस कारण वह इतने आत्मविश्वास से बात करने का साहस कर रहा था। वह यह था कि देवराज की सेना में 1 दर्जन से ज्यादा असली शक्ति के विशेषज्ञ थे। विक्रम सिंह ने अपनी उदासीन नजर देवयान पर डाली और खामोश रहे। लगता था कि विक्रम सिंह इस बार आसानी से नहीं जा पाएंगे, लेकिन उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी और ना ही स्थिति को और बढ़ाने की चिंता थी। क्योंकि देवराज इतना आक्रामक हो रहे थे तो विक्रम सिंह कोई शिष्टाचार नहीं दिखाएंगे। बड़े भाई, यह लड़का बेहद अहंकारी है, लेकिन वह कमजोर नहीं है। यहां तक कि शहर का मुखिया भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। असली शक्ति के एक उप कमांडर ने कहा। देवयान का चेहरा गहरा हो गया। देवराज की सेना के एक सेनापति के रूप में उन्हें कब इस तरह से नजरअंदाज किया गया था? चलो मिलकर उसे मार डालते हैं। देवयान ने गुस्से में दांत पीसे और उनकी आंखें सिकुड़ गई। हमला करो। एक उप कमांडर ने दहाड़ा और 1 दर्जन से ज्यादा असली शक्ति के विशेषज्ञों ने एक साथ कार्रवाई की। असली शक्ति की एक शक्तिशाली लहर निकली जो बहुत ज्यादा थी। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। विक्रम सिंह थोड़ा मुस्कुराए और एक बुरी मुस्कान के साथ कहा और अपनी मूर्ति को कस लिया। धड़ाम जमीन पर पैर रखते हुए विक्रम सिंह ने एक धीमी विस्फोट पैदा किया। जमीन टूट गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया। तब तक वह पहले ही एक काली परछाई में बदल चुके थे और एक भयानक गति से आगे बढ़ चुके थे। धमाका, ओह, पलक झपकते ही एक जोरदार विस्फोट के साथ एक उप कमांडर ने खून फूंका और बाहर उड़ गया। बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर बेहोश हो गया। धमाका धमाका धमाका, ओ ओह, विक्रम सिंह ने और भी जोर से मारा और कई उप कमांडर एक के बाद एक हवा में उछल गए। सभी का एक ही नतीजा था, वही बेहोश हो गए। विक्रम सिंह का शरीर एक भूखी परछाई की तरह चमक रहा था और उप कमांडरों को पता नहीं था कि वह कहां था। उन्होंने उसे देखा भी नहीं था कि वे हवा में उछल गए। तुम बदबूदार लड़के, इतना घमंड मत करो, देवयान ने गुस्से में चिल्लाया। उसकी शक्तिशाली असली शक्ति उसकी हथेली पर केंद्रित हो गई जब उसने विक्रम सिंह पर हमला किया। धमाका, कड़क, ओह, विक्रम सिंह अचानक मुड़े और अपनी हथेली से हमले का मुकाबला किया। टक्कर के धमाके के बाद हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। देवयान का चेहरा अचानक सिकुड़ गया और फिर उसने ताजा खून का एक घूंट फूंका और उसे हवा में फेंक दिया गया। इस सीधी टक्कर से देवयान का हाथ बेकार हो गया। असहनीय दर्द तुरंत उसके शरीर में फैल गया। देवयान इसे सहन नहीं कर पाया और चिल्लाने लगा। सेनापति देवयान सैनिकों को देखकर और भी ज्यादा डर लगने लगा। एक के बाद एक उप कमांडरों को गंभीर चोटें लगी और यहां तक कि देवयान भी विक्रम सिंह की एक ही हथेली का सामना नहीं कर पाया। देवराज और भी ज्यादा घबरा गए। 1 दर्जन से ज्यादा उच्च स्तरीय असली शक्ति के विशेषज्ञों को विक्रम सिंह ने सिर्फ एक मुक्के से बाहर कर दिया, जैसे कि टोफू पर प्रहार कर रहा हो। सैकड़ों सैनिक आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे।
ऐसे खतरनाक दुश्मन का सामना करते हुए उनके पास जाने और मौत को गले लगाने का कोई इरादा नहीं था। 1 दर्जन से ज्यादा उच्च स्तरीय असली शक्ति के विशेषज्ञ पलक झपकते ही विक्रम सिंह ने हरा दिए। देवयान का हाथ टूट गया और दूसरे उपकमांडर सभी बेहोश हो गए। वे बस कोई मुकाबला नहीं थे। देवराज पर एक ठंडी नजर डालते हुए विक्रम सिंह ने घमंड से कहा, कोई और मजबूत है? लाओ, मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे खेलूंगा। क्योंकि देवराज इस मामले को खत्म नहीं करना चाहते थे। विक्रम सिंह उनके साथ अंत तक खेलेंगे। देवराज का चेहरा काला और भयानक था क्योंकि उन्होंने गुस्से में चिल्लाया, देवराज को बुलाओ। हाँ, देवराज, एक सैनिक ने आदरपूर्वक जवाब दिया और घबराहट में वापस भाग गया। सैनिक के जाने के तुरंत बाद शहर के द्वार के बाईं ओर की सड़क पर एक समूह आदमियों का दिखाई दिया। एक बड़ी संख्या वह सेनापति राजेश हैं। सेनापति राजेश आ गए हैं और ताराचंद, भीड़ और देवराज की सेना में चर्चा शुरू हो गई और सभी ने अपनी नजरें उस दिशा में मोड़ ली। विक्रम सिंह ने भी अपना सिर घुमाकर देखा। बस सेनापति राजेश को देखते रहे। असली शक्ति का 5वां स्तर विक्रम सिंह ने मन ही मन बुदबुदाया। राजधानी में वास्तव में मजबूत योद्धाओं की भरमार है। त्यान्यन संप्रदाय के साथ महान लड़ाई के दौरान सम्राट ने अपने अधिकारियों के शक्तिशाली अधीनस्थों को नहीं बुलाया था। उच्च पदस्थ साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में किस में कुछ ताकत नहीं थी। सेनापति राजेश एक आधिकारिक पोशाक पहने हुए थे जो 50 के दशक में लग रहे थे। उनकी आधिकारिक रैंक कम नहीं थी, जबकि देवराज के बराबर नहीं थे। फिर भी वे एक 7वें ग्रेड के अधिकारी थे। नमस्ते देवराज, सेनापति राजेश ने आदरपूर्वक झुककर कहा। फिर कहा, जब मुझे पता चला कि आप मुसीबत में हैं तो मैं तुरंत यहां दौड़कर आया। तुम हठीले लड़के, राजधानी ऐसी जगह नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी से और जा सकते हो। देवराज ने गुस्से में विक्रम सिंह की ओर देखा। क्या ऐसा है सिर्फ उनके साथ? विक्रम सिंह ने थोड़ा हंसते हुए देवराज की तरफ घृणा से देखा। तुम निर्लज्ज बच्चे, तुमने इतने सारे लोगों को घायल किया है। तुम्हारे पास कुछ ताकत है, लेकिन तुम्हारे लिए यही अंध है। ताराचंद ने ठंडी सांस ली। जब असली शक्ति के 5वें स्तर की प्रचंड शक्ति फट पड़ी जो बहुत भयानक थी। ओ, क्या ऐसा है? विक्रम सिंह ने एक ठंडी हंसी के साथ पूछा। कोई डर नहीं दिखा रहा था। विक्रम सिंह की वर्तमान शक्ति के स्तर के साथ वह वास्तव में असली शक्ति के 5वें स्तर को ज्यादा खतरा नहीं मानते थे। बस असली शक्ति के 5वें स्तर की भयानक शक्ति फूट पड़ी जिससे जमीन अजीब तरह से कांपने लगी और ताराचंद के पैरों से दरारें फैल गई जिससे दर्शक डर कर पीछे हट गए। ताराचंद थोड़ा रुको। जैसे ही ताराचंद ने अपनी चाल चलने वाले थे, एक बर्फीली मारक भावना से भरी आवाज आई, जब मेरे पिता का अपमान किया गया है तो ताराचंद को काम करने की जरूरत नहीं है। शहर के द्वार के सामने वाली सड़क से 1 दर्जन से ज्यादा लोग तेजी से आए। हर एक में मजबूत शक्ति थी। उनमें से एक पहले ही असली शक्ति के 4थे स्तर पर पहुंच चुका था। असली शक्ति के 4थे स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति देवराज का बेटा देवराज ही था। 1 दर्जन से ज्यादा परछाइयां झिलमिलाती हुई दिखाई दी जो देवराज के बगल में आ गई। 20 की उम्र के इन युवकों का नेतृत्व देवराज कर रहे थे। वे साफ तौर पर राजधानी में उनके सबसे करीबी अनुयायी थे। देवराज एक शानदार काले ब्रोकेट के कपड़े पहने हुए थे। उनका दिखावा प्रभावशाली था और वह एक सज्जन व्यक्ति की तरह लग रहे थे। एक शक्तिशाली व्यक्ति की आभा बिखेर रहे थे। युवा देवराज आ गए हैं। देवराज परिवार के प्रतिभाशाली देवराज। कहा जाता है कि युवा देवराज साम्राज्य के शाही दामाद बनने के सबसे संभावित उम्मीदवार हैं। एक सच्ची प्रतिभा। भीड़ आश्चर्य से चिल्ला उठी। उनकी नजरें अचानक सभी देवराज की तरफ मुड़ गई। ताराचंद ने अपनी शक्ति को रोक लिया। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, चूंकि युवा देवराज ने अपनी चाल चली है तो इस बूढ़े आदमी के लिए बीच में आना सही नहीं होगा। बेटा, मेरे लिए इस बुरे लड़के को मार डालो। देवराज ने गुस्से में आदेश दिया। बुरी तरह घायल विशेषज्ञों को देखने के बाद देवराज की बर्फीली नजर आखिरकार विक्रम सिंह की तरफ घूम गई और उन्होंने घमंड से कहा, तुम इतने सारे लोगों को घायल करने के लिए कमजोर तो नहीं हो? ऐसा लगता है। बड़े भाई देवराज, उनकी शक्ति बहुत गहरी है और छिपी हुई है। लापरवाह मत होइए। एक आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, निखिल और बाकी लोग कोई चाल नहीं चल रहे हैं। वे सच में देवराज को गंभीरता से नहीं लेते। दूसरे आदमी ने गहरी आवाज में कहा। देवराज ने निखिल और दूसरों पर एक ठंडी नजर डाली और कहा, हमें उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार जब मैं शाही दामाद बन जाऊंगा तो निखिल का परिवार पहला होगा जिसे मैं कुचल दूंगा।
देवराज परिवार के विलक्षण थे। उनकी शक्ति जबरदस्त थी और वे साम्राज्य के लिए शाही दामाद का खिताब हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा संभावित थे। अफसोस की बात यह है कि देवराज को कोई अंदाजा नहीं था कि वह अभी किसका अपमान कर रहे हैं और शाही दामाद बनने के उनके सपने शायद चकनाचूर होने वाले थे। ताराचंद, तुम इस नौजवान को काफी गंभीरता से लेते हो। मैंने तुम्हें पहले कभी किसी नौजवान के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगाते हुए नहीं देखा। सेनापति राजेश ने अपनी नजर ताराचंद पर टिकाते हुए धीमी आवाज में कहा। यह सुनकर ताराचंद ने गंभीरता से कहा, यह बच्चा असाधारण है। मैं उसकी शक्ति की गहराई को नहीं देख सकता। नहीं, मैं उसे पूरी तरह से समझ सकता हूं। इतने सारे असली शक्ति के विशेषज्ञ उसके द्वारा घायल हो गए, फिर भी वह खुद को बचाए हुए है। उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, शायद युवा देवराज से कम नहीं। मैंने राजधानी में पहले कभी ऐसा कोई जूनियर नहीं देखा। यह बच्चा शायद राजधानी का नहीं है। अफसोस है कि उसने देवराज को नाराज कर दिया है। सेनापति राजेश ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। हाँ, गूंज। देवराज अचानक जोर से चिल्लाए अपनी असली शक्ति को पागलपन की हद तक उत्तेजित कर दिया। असली शक्ति के चौथे स्तर की शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी क्योंकि उनके शरीर पर शानदार नीली रोशनी चमकी, जमीन हिल गई और मकड़ी के जाले जैसी दरारें बाहर की ओर फैल गई। देवराज का जोश अविश्वसनीय रूप से डरावना था, जैसे एक जंगली हवा बह रही हो जिससे आसपास की भीड़ और सैनिक डर और खौफ में पीछे हटने लगे। देवराज परिवार के प्रतिभाशाली के लायक युवा देवराज की ताकत सचमुच भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग युवा देवराज के बारे में आशावादी हैं। ऐसी जबरदस्त ताकत के साथ शाही दामाद का पद उनके लिए तय है। ऐसी मजबूत शक्ति के साथ साधारण चौथे स्तर के असली शक्ति के साधक यकीनन युवा देवराज का मुकाबला नहीं कर सकते। भीड़ ने आश्चर्य में चिल्लाया। देवराज द्वारा जारी की गई शक्ति से पूरी तरह से डर गए। युवा देवराज की ताकत सचमुच कमजोर नहीं है। ताराचंद ने मंजूरी में सिर हिलाया। विक्रम सिंह पर एक ठण डी नजर डालते हुए देवराज ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुमने मेरे पिता को नाराज करने के परिणामों पर विचार किया है? विक्रम सिंह ने घमंड से कहा, तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे। धड़ाम। देवराज की आंखें गहरी हो गई और जमीन पर एक जोर से पैर मारते हुए एक जोरदार विस्फोट गूंजा क्योंकि वह एक जबरदस्त गति से आगे बढ़े। गहरी श्रेणी की मध्यस्तरीय मार्शल तकनीक वज्र दिव्य मुट्ठी देवराज ने शुरू से ही पूरी ताकत लगा दी। एक शक्तिशाली मार्शल कौशल जारी किया और पलक झपकते ही उन्होंने अपनी मुट्ठी को विक्रम सिंह की तरफ जोर से मारा। मुर नीली रोशनी से चमकी जिसमें बेहद भयानक शक्ति थी। ऐसे भयंकर जोश को देखकर विक्रम सिंह पर अगर यह मुट्ठी पड़ती तो वह यकीनन खून उगल देता। देवराज के ऐसे क्रूर हमले का सामना करते हुए विक्रम सिंह शांत रहे। घबराहट या डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। अपने आप को ज्यादा आंक रहा है। निखिल ने सिर हिलाया। धमाका गूंज। जैसे ही देवराज की मुट्ठी गरजती हुई नीचे आई, विक्रम सिंह ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और एक जोरदार धमाके के साथ उन्होंने देवराज की मुट्ठी को पकड़ लिया। भयानक ताकत से जमीन गूंजने लगी और उनके पैरों के नीचे से बाह जितनी मोटी दरारें निकल आई। क्या देवराज का चेहरा अचानक बहुत बदल गया। उनकी आंखें विक्रम सिंह को देखकर डर से चौड़ी हो गई। इस देखने वाली भीड़ और सैनिकों ने डर और सदमे में गहरी सांस ली। देवराज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक शक्तिशाली मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन वह विक्रम सिंह को थोड़ा भी हिला नहीं पाए। विक्रम सिंह ने देवराज के जबरदस्त हमले को बिना किसी परेशानी के रोक दिया। यह कैसे संभव है? देवराज को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्रम सिंह इतनी आसानी से उनके पूरे जोर के हमले को रोक सकते हैं। जिस बात ने देवराज को और भी चौंका दिया वह यह थी कि विक्रम सिंह ने कोई असली शक्ति नहीं निकाली थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति से ही रोक दी थी। सेनापति राजेश हक्के बक्के खड़े थे, आश्चर्यजनक रूप से बुदा रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इस नौजवान की ताकत सचमुच युवा देवराज से ज्यादा है। वह असली शक्ति के 5वें स्तर पर होना चाहिए। यह व्यक्ति दुनिया में कौन है? ताराचंद ने सदमे में चिल्लाया। उनका बूढ़ा चेहरा बहुत हिल गया था। ताराचंद आखिरकार समझ गए कि विक्रम सिंह उनसे क्यों नहीं डर रहे थे, क्योंकि विक्रम सिंह के पास इसका समर्थन करने की ताकत थी। आसपास की भीड़ इतनी डरी हुई थी कि वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। उनके कठोर चेहरे जमे हुए लग रहे थे। देवराज के 1 दर्जन या उससे ज्यादा अनुयायी सभी अवाक रह गए।
क्या यह वही परिणाम है जिसका तुमने जिक्र किया था? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में पूछा। तुम असल में कौन हो? देवराज ने डर से पूछा, अब थोड़ा बेचैन महसूस कर रहे थे। विक्रम सिंह कुछ नहीं बोले। उन्होंने देवराज की मुट्ठी और बाह को पकड़ा और जोर से पीछे खींचा। देवराज का चेहरा अचानक बदल गया क्योंकि उनका शरीर अचानक आगे झुक गया। धमाका पफ। जैसे ही देवराज का शरीर आगे झुका, विक्रम सिंह ने एक मुक्का मारा। जोरदार ताकत के कारण देवराज ने खून थूका। उनकी आकृति एक काली लकीर में बदल गई और वह बाहर उड़ गए। बेटा देवराज का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और उन्होंने घबराहट में चिल्लाया। युवा देवराज सैनिक सभी बहुत घबरा गए थे। यह किस तरह की शक्ति है? देवराज डर से परे थे और उनके सीने में तेज दर्द लगभग उन्हें दम घोंट रहा था। देवराज ने उम्मीद नहीं की थी कि विक्रम सिंह की ताकत इतनी भयानक होगी कि सिर्फ अपने शरीर से वह एक ही मुक्के से इतना जोरदार वार कर सकते थे। अगर वह असली शक्ति का इस्तेमाल करते तो क्या वह एक ही मुक्के से उन्हें मार नहीं देते? देवराज, जिन्हें हवा में फेंक दिया गया था, को गंभीर चोटें आई थी। ऐसी भयानक ताकत के साथ कि एक मुक्का असली शक्ति के चौथे स्तर पर किसी को भी बुरी तरह घायल कर सकता था। यहां तक कि ताराचंद भी सदमे में थे। उनकी बूढ़ी आंखों में डर की झलक चमक रही थी। पूरा माहौल एक तराशी हुई लकड़ी की तरह स्थिर था। यह नतीजा हर किसी की कल्पना से परे था। तुम छोटे नीच, तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? देवराज गुस्से से परे थे। उनकी आंखों में खून की नसें भर गई क्योंकि उन्होंने दहाड़ा, उसे मार डालो। तुम सब क्या खड़े हो? यहां तक कि देवराज के गुस्से के साथ मौजूद सैनिकों और शाही अंगरक्षकों ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। कौन मौत को गले लगाने की हिम्मत करेगा? यह जानते हुए कि एक ही मुक्के ने देवराज परिवार के प्रतिभाशाली को असली शक्ति के चौथे स्तर पर गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। अगर ताराचंद खुद हक के बक्के के रह गए थे तो क्या यह सैनिक और अंगरक्षक ताराचंद से ज्यादा मजबूत हो सकते थे? कोई और है? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में पूछा। तुम इतने ऊंचे पद पर हो, क्या तुम्हारे पास बस इतने ही लोग हैं? तुम मुझे मारना चाहते हो लेकिन 1000 और भी बेकार होंगे। क्या तुम हंगामा नहीं करना चाहते थे? तो जितने लोगों को बुला सकते हो बुला लो। निंदा बुरी तरह घायल देवराज ने गुस्से में दांत पीसे। उनकी भयंकर नजर निखिल और दूसरों पर टिकी थी और देवराज चिल्लाए, तुम सब कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? यह सुनकर निखिल ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम्हारी मौत की इच्छा का निखिल के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। निखिल के शब्दों को सुनकर सेनापति राजेश ने अपनी भौं को गहराई से सिकोड़ लिया। उनकी नजरें अनजाने में विक्रम सिंह पर एक और नजर डाली। निखिल का परिवार राजधानी के ठीक अंदर है। अगर देवराज मुसीबत में होते तो वे कभी चुपचाप खड़े नहीं रहते। हालांकि निखिल इस बच्चे से इतना सावधान क्यों है और निखिल के परिवार का मुखिया क्यों नहीं आ रहा है? सेनापति राजेश ने सोचा। उनके दिल में बेचैनी की भावना बढ़ने लगी। ताराचंद अपने सदमे से बाहर आए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, यह कहते हुए, इस बूढ़े आदमी को तुम्हारी ताकत का परीक्षण करने दो। बस जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, एक भयानक शक्ति फिर से फूट पड़ी। जमीन हिल गई। ताराचंद सेनापति राजेश के एक शक्तिशाली अधीनस्थ थे और हालांकि विक्रम सिंह से सावधान थे, देवराज के ऊंचे पद के कारण उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। बूढ़े आदमी, खामोश रहना और ना बोलना बेहतर नहीं होगा, विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा जैसे ही उन्होंने ताराचंद की तरफ देखा। ताराचंद ने गंभीरता से कहा, तुम राजधानी में कैसे भटकने की हिम्मत करते हो? अपने वरिष्ठों के खिलाफ तुम्हारा विद्रोह पहले से ही एक बड़ा अपराध है। मेरे वरिष्ठों के खिलाफ विद्रोह एक बड़ा अपराध। विक्रम सिंह के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण ठंडी मुस्कान आई। शिशु, अचानक विक्रम सिंह की आकृति एक चमक के साथ गायब हो गई। जहां वह खड़े थे वहां एक तेज हवा का झोंका छोड़ गए। धमाका पफ। जैसे ही विक्रम सिंह गायब हुए, एक अजीब घटना हुई। अचानक एक जोरदार विस्फोट के साथ ताराचंद को खून उगते हुए देखा गया। उनका शरीर एक तोप के गोले की तरह हवा में उड़ गया जो शहर की दीवार से टकरा गया और उसमें एक बड़ा गड्ढा बना दिया। जब विक्रम सिंह फिर से दिखाई दिए, ताराचंद को पहले ही गंभीर चोटें लग चुकी थी। एक बार फिर दृश्य मौत की तरह खामोश हो गया। हर कोई डरा हुआ और चुपचाप था। सभी भय भरे नजरें ताराचंद पर पड़ रही थी। विक्रम सिंह ने कब अपनी चाल चली? ताराचंद को कैसे मारा गया और हवा में फेंका गया? कोई नहीं जानता था, किसी ने नहीं देखा था।
असली शक्ति के 5वें स्तर पर ताराचंद को विक्रम सिंह के एक ही वार से बुरी तरह घायल कर दिया गया था। अगर असली शक्ति के 5वां स्तर भी विक्रम सिंह के एक ही वार का सामना नहीं कर पाए तो वह शक्ति कितनी भयानक होनी चाहिए। महान कमांडर की ताकत और भी ज्यादा भयानक होती जा रही है। निखिल ने अपनी बाहों को सिकुड़ते हुए बुदबुदाया। उनकी आंखों में गहरी सतर्कता थी। कब से साम्राज्य में ऐसा भयानक नौजवान था? मौजूद हर कोई पागलपन में अनुमान लगा रहा था कि साम्राज्य में कौन सा नौजवान इतना भयानक हो सकता है। इस सवाल का जवाब अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। प्रतिभाशाली लड़ाई रैंकिंग के खत्म होने के बाद 1 महीने से कुछ ज्यादा ही समय हुआ था और विक्रम सिंह का नाम पहले ही साम्राज्य को हिला चुका था। अब साम्राज्य में हर कोई जानता था कि प्रतिभाशाली लड़ाई रैंकिंग में पहले स्थान पर रहने वाले विक्रम सिंह साम्राज्य के महान कमांडर थे। महान कमांडर, राज्य के उपदेशक और शाह ई राजकुमार के गुरु होने के नाते साम्राज्य में उनका एक उच्च दर्जा था जो 1 से नीचे और 10,000 से ऊपर था। यहाँ तक कि साम्राज्य के क्राउन प्रिंस को भी महान कमांडर के सामने आदर दिखाना पड़ता था। और भी ज्यादा भयानक बात यह है कि महान कमांडर के नेतृत्व में साम्राज्य के सबसे मजबूत संप्रदाय त्यान्यन संप्रदाय को मिटा दिया गया था। खबर फैलने के बाद पूरे साम्राज्य को पता चला था कि यह विक्रम सिंह ही थे जिन्होंने शाही सेना का नेतृत्व त्यान्यन संप्रदाय को मिटाने के लिए किया था। इस समय जैसे ही देखने वाली भीड़ और सैनिकों ने विक्रम सिंह की पहचान का अनुमान लगाया, वे सभी डर गए थे। वह महान कमांडर है। कोई डर से हाफ रहा था, पूरे शरीर में कांप रहा था। उसका चेहरा बेजान था। महान कमांडर वह साम्राज्य का महान कमांडर है। डर और निराशा देवराज और सेनापति राजेश के चेहरों पर छा गई क्योंकि घबराहट फैलने लगी थी। यह असंभव है। कमांडर साहब का पद इतना बड़ा है और अभी तो युद्ध खत्म हुआ है। वह इतनी जल्दी राजधानी में क्यों आएंगे? और अगर आ भी गए तो शाही परिवार के लोग उनका स्वागत करने के लिए मौजूद होंगे। मिस्टर यादव के चेहरे पर दहशत थी। वह अभी भी इस उम्मीद से चिपके हुए थे कि उनके सामने खड़ा युवा व्यक्ति साम्राज्य का मुख्य सेनापति नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। मिस्टर त्यागी डर के मारे घुटनों के बल बैठ गए। उनका चेहरा पीला और बेजान हो गया था। मिस्टर त्यागी को अपने किए पर इतना पछतावा कि उनकी रूह कांप गई। उन्हें मिस्टर यादव के मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी और अब उन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे दी थी। यहां तक कि गंभीर रूप से घायल बाबा के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। उन्होंने साम्राज्य के मुख्य सेनापति के आतंक के बारे में बहुत कुछ सुना था और अब उन्होंने इस भयानक शक्ति को अपनी आंखों से देख लिया था। 5वें स्तर के युवानदान दायरे के शक्तिशाली बाबा विक्रम सिंह के हमले को देख भी नहीं पाए थे। झेलने की बात तो दूर और एक ही झटके में बुरी तरह घायल हो गए थे। विक्रम सिंह को चारों तरफ से घेरने वाले यादव परिवार की सेना और शाही गार्ड डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। भले ही उन्होंने विक्रम सिंह को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने जो भयानक शक्ति दिखाई थी वह उनकी असली पहचान साबित करने के लिए काफी थी। पूरे साम्राज्य में ऐसा कौन सा दूसरा युवा व्यक्ति था जिसके पास इतनी भयानक शक्ति हो? साम्राज्य के पहले नायक दोहान हिंसी के पास भी ऐसी शक्ति नहीं थी। यहां तक कि युवराज के पास भी इतनी भयानक शक्ति नहीं थी और युवराज तो विक्रम सिंह से भी बड़े थे। क्या वह सच में मुख्य सेनापति हैं? शहर के दरवाजे के बाहर खड़े लोगों की आंखें डर से भर गई। वे विक्रम सिंह की ओर देख रहे थे। वह मुख्य सेनापति स्काई शैडो कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी के कमांडर, जिन्हें टैलेंट लीडर बोर्ड पर नंबर 1 योद्धा के रूप में जाना जाता था। क्या सच में वह यही युवा व्यक्ति था? मिस्टर यादव, आपके आदमी कहाँ हैं? कहीं वे आपको बचाने नहीं आ रहे हैं? 7वें या 8वें स्तर के युवादान दायरे के लोग भी चले गए। मैं देखना चाहता हूं कि वे कितने काबिल हैं। विक्रम सिंह ने ठंडा होकर पूछा। उनकी नजर मिस्टर यादव पर घूम गई। मिस्टर यादव की हिम्मत कैसे होती विक्रम सिंह के सामने घमंड करने की? भले ही वह यह मानना नहीं चाहते थे कि विक्रम सिंह साम्राज्य के मुख्य सेनापति हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। अगर उन्होंने सच में विक्रम सिंह को गुस्सा दिला दिया तो मिस्टर यादव को डर था कि वह जिंदा नहीं बचेंगे। टप 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 टप। हालांकि जब घोड़ों के कदमों की रोमांचक आवाजें नजदीक आई तो मिस्टर यादव की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई। साम्राज्य के स्काई शैडो कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी के घोड़ों के कदमों की आहट शाही राजधानी में रहने वालों के लिए बहुत जानी पहचानी थी। स्काई शैडो कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी कमांडर सूर्य और कमांडर चंद्र वह सच में मुख्य सेनापति हैं। घोड़ों के कदमों की आवाज जो कभी हिम्मत बढ़ाती थी।
अब सभी को निराशा से भर रही थी, क्योंकि वे एक बेहद भयानक और क्रूरता से भरी हुई लोहे जैसी मार्ग की भावना ला रही थी, जिससे दिल कांप जाता था। मिस्टर यादव इतना डर गए कि वे बस जमीन पर बैठ गए, जैसे उनकी रूह निकल गई हो। उनका चेहरा पूरी तरह से बेजान हो गया था। मिस्टर यादव को पता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। अपने से ऊंचे पद के अधिकारी के खिलाफ अपराध करना तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने तो मुख्य सेनापति को मारने की कोशिश करने की हिम्मत की थी। इस तरह के भयानक अपराध के लिए लाख बार मरना भी कम होगा। 8वें स्तर के अधिकारी होने के बावजूद वह मौत से नहीं बच सकते थे, क्योंकि साम्राज्य के मुख्य सेनापति होने के अलावा विक्रम सिंह राज्य के प्रमुख गुरु के भी मालिक और एक शाही राजकुमार थे। वह सच में साम्राज्य के मुख्य सेनापति हैं। गंभीर रूप से घायल यश यादव ने विक्रम सिंह को पूरी निराशा और सदमे में देखा। साम्राज्य के मुख्य सेनापति से दुश्मनी मोल लेने के बाद ऐसा लगा कि युवराज बनने का यश यादव का सपना अब खत्म हो गया था। टप 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 स्काई शैडो कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी के बड़े समूहों ने शाही शहर के दरवाजे को चारों ओर से घेर लिया। उनकी मौजूदगी बहुत शक्तिशाली थी। सम्राट का आदेश है, जो भी मुख्य सेनापति का अपमान करने की हिम्मत करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। कमांडर सूर्य का ठंडा स्वर गूंजा, जो एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। वे साम्राज्य के सबसे काबिल सैनिक थे। विक्रम सिंह के सबसे वफादार अधिकारी सैनिक घोड़ों से उतरे, एक साथ एक घुटने के बल बैठ गए, एक जैसे और सम्मानजनक ढंग से, और कहा, आदरणीय मुख्य सेनापति। उनकी ऊंची और श्रद्धा से भरी आवाजें शाही शहर में गूंज उठी, जिससे दरवाजे के बाहर खड़े सभी लोग डर से कांप उठे और उनके चेहरे पर एक ऐसी दहशत छा गई जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। आदरणीय मुख्य सेनापति, शाही गार्ड, यादव परिवार की सेना और शहर के दरवाजे के बाहर खड़े सभी लोग एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। यहां तक कि गंभीर रूप से घायल लोगों को भी पूरी ताकत लगानी पड़ी ताकि वे रेंग कर ऊपर आ सके और घुटनों के बल बैठ सके। तुम जानते हो कमांडर सूर्य, कमांडर चंद्र, क्या तुम हर बार थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते? अगर तुम थोड़ा जल्दी आ जाते तो शायद वे अपनी जान बचा पाते। विक्रम सिंह ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कमांडर सूर्य और कमांडर चंद्र को देखा। कमांडर सूर्य और कमांडर चंद्र ने एक दूसरे को देखा, एक रहस्यमय मुस्कान दिखाए बिना एक भी शब्द बोले। विक्रम सिंह के शब्द सुनकर मिस्टर यादव और मिस्टर त्यागी डर से बुरी तरह कांप गए। उनका डर और भी बढ़ गया था। मुख्य सेनापति, मेरी जान बख्श दो। मुझे पता नहीं था कि आप ही यहां आए हैं। मैं आपकी माफी चाहता हूं। मिस्टर यादव ने डर के मारे सिर झुकाकर गुहार लगाई। मिस्टर यादव, तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम्हें पता है कि अपने से ऊंचे पद के अधिकारी का अपमान करने का अपराध क्या होता है? कमांडर सूर्य ने ठंडा होकर पूछा। उनकी ठंडी नजर मिस्टर यादव पर थी। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं मुख्य सेनापति से अपनी जान बख्शने की भीख मांगता हूं। मिस्टर यादव ने बहुत डर के साथ कहा। पछतावे से भरे हुए थे। मिस्टर त्यागी ने भी डर के मारे अपना सिर झुकाकर गुहार लगाई। मुख्य सेनापति, मेरी जान बख्श दो। मैं दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि अगली बार भी मौका मिलेगा? कमांडर चंद्र ने मिस्टर त्यागी को एक बर्फीली नजर से देखा, जिससे वह हिल गए और बुरी तरह कांप उठे। सर, कमांडर सूर्य शाही शहर के प्रमुख के सामने पलक झपकते ही पहुंच गए और ठंडे लहजे में कहा, शहर के प्रमुख ने अपने से ऊंचे पद के अधिकारी का अपमान किया है। मौत क्षण जैसे ही यह शब्द गिरे, शाही राजधानी के शहर के प्रमुख के किसी भी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना कमांडर सूर्य का भाला पहले ही उनके दिल के आर पार हो चुका था। दया, ओह दया, कृपया। विक्रम सिंह द्वारा घायल किए गए ताकतवर लोग डर से चिल्ला उठे। दया की भीख मांगते हुए विक्रम सिंह ने उदासीनता से देखा। दया की भीख मांगने वालों पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें भी मरना होगा। कमांडर चंद्र पलक झपकते ही यश यादव के सामने पहुंच गए, ठंडे लहजे में बोले और अपने भाले से वार किया। यश यादव की गर्दन पर एक खून की लकीर दिखाई दी और वह मौके पर ही मर गया। अधिकारियों और सैनिकों ने कोई दया नहीं दिखाई, क्योंकि उन्होंने घायल लोगों को बेरहमी से मार डाला, क्योंकि उन्होंने पहले ही कदम उठा लिया था और उनके पास मारने या मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बाबा, तुम्हें इतनी हिम्मत कहां से मिली? कमांडर सूर्य ने पलक झपकते ही उसके पास पहुंचकर ठंडे लहजे में पूछा, बिना किसी मानवीय भावना के। बाबा बुरी तरह से घायल था और उनकी भयानक चालों से पूरी तरह से हैरान था। पल भर में दिखना, फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना, जैसे एक ऐसा ड्रैगन जिसे देखा तो जा सकता है पर पकड़ा नहीं जा सकता। कमांडर सूर्य, हम डरे हुए मिस्टर त्यागी दया की भीख मांगने लगे।
लेकिन कमांडर सूर्य का भाला पहले ही उनके दिल के आर पार हो चुका था, जिससे उन्हें गुहार लगाने का कोई मौका नहीं मिला। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, बाबा ने निराशा में सिर झुकाकर कहा। क्षण बिना किसी दया के कमांडर सूर्य ने अपना भाला चलाया, जिससे बाबा का जीवन समाप्त हो गया। उनके बेरहम और खून खराबे वाले तरीके डराने वाली ताकत से भरे थे। मिस्टर यादव, क्या आपके पास कुछ और कहने के लिए है? कमांडर चंद्र पलक झपकते ही उनके सामने आ गए और ठंडे लहजे में पूछा। दया की भीख मांगना साफ तौर पर बेकार था और मिस्टर यादव यह अच्छी तरह जानते थे। सम्राट कभी भी उनकी खातिर विक्रम सिंह का अपमान नहीं करेंगे। इस कर्मचारी को कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं मुख्य सेनापति से विनती करता हूं कि वह तरुण की जान बख्श दे। मिस्टर यादव ने दुख से भरे चेहरे के साथ गुहार लगाई। नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो। तरुण यादव डर गया था, क्योंकि वह दया की भीख मांगते हुए रो रहा था, पीछे की ओर रेंगते हुए, और कमांडर सूर्य को अपनी आंखों में डर के साथ देख रहा था। क्षण तरुण यादव अपनी बात पूरी कर पाता, इससे पहले ही कमांडर सूर्य का भाला चल चुका था। खून तेजी से बाहर निकला और तरुण यादव निराशा में गिर गया। तरुण मिस्टर यादव दुख में चिल्लाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? अफसोस है कि तुमने बहुत देर कर दी। कमांडर सूर्य ने मिस्टर यादव की ओर देखते हुए ठंडे लहजे में कहा। लगता है तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, कमांडर चंद्र ने अपनी बर्फीली आवाज में कहा। उनके भाले ने बेरहमी से मिस्टर यादव का जीवन समाप्त कर दिया। यश यादव के साथ आए लगभग 1 दर्जन कट्टर लोगों सहित सभी मुख्य अपराधियों को मार दिया गया था। केवल शाही राजधानी के गार्ड और यादव परिवार की सेना बची थी। मुख्य सेनापति, हमारी जान बख्श दो। मुख्य सेनापति, कृपया दया दिखाओ। सैनिक और गार्ड डर में सिर झुकाकर गुहार लगाने लगे। कुछ तो इतने डर गए थे कि बेहोश हो गए थे। कमांडर सूर्य ने विक्रम सिंह पर एक नजर डाली। गार्ड और सैनिक निर्दोष थे आखिरकार, और वे बहुत सारे थे। उन सभी को मारना बहुत ज्यादा होगा। वे इसमें शामिल नहीं है, विक्रम सिंह ने हल्के अंदाज में कहा। कमांडर सूर्य ने फिर सख्ती से कहा, मिस्टर यादव ने विश्वासघात किया है और यादव परिवार की सेना के साथ सही मायने में मारे जाने चाहिए। लेकिन मुख्य सेनापति ने दया दिखाने का फैसला किया है। मौत की सजा माफ कर दी गई है, लेकिन यादव परिवार को आम नागरिकों के पद पर गिरा दिया जाएगा और उनका सैन्य पद छीन लिया जाएगा। त्यागी परिवार का भी यही हश्र होगा। शुक्रिया मुख्य सेनापति, आपकी दया के लिए। शुक्रिया मुख्य सेनापति, आपकी दया के लिए। गार्डों और सैनिकों ने धन्यवाद में सिर झुकाया। आखिरकार उन्हें सुकून मिला, लेकिन वे अभी भी डर से कांप रहे थे। मुख्य सेनापति, हम महल की ओर जल्दी चले। सम्राट और बाकी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जलनगरी साम्राज्य भी हमारी खबर का इंतजार कर रहा है, कमांडर सूर्य ने सम्मान के साथ कहा। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया और जवाब दिया, चलो चलते हैं। स्काई शैडो कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी पीछे हट गए। उनके लोहे के घोड़ों के खुरों की आवाजें सुनाई दी, क्योंकि विक्रम सिंह और उनके सैनिक शान से साम्राज्य के शाही निवास की ओर बढ़ रहे थे। कुलीन सैनिकों के जाने के बाद शाही राजधानी के दरवाजे पर लोग अभी भी सदमे में थे। वे बहुत देर तक होश में नहीं आ पाए। शाही निवास महल से ज्यादा दूर नहीं था। आधे घंटे से भी कम समय में विक्रम सिंह और उनकी टोली शाही महल के अंदर कदम रख चुके थे। मुख्य सेनापति, आपका स्वागत है। हर दरवाजे पर जहां से वे गुजरे सैनिकों ने उनका पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। घोड़े पर सवार होकर वे सीधे शाही निवास के मुख्य महल की ओर गए, जहां साम्राज्य के अधिकारियों और सैनिकों ने उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया। वे आ रहे हैं। शाही निवास के मुख्य महल के अंदर लोहे के घोड़ों के खुरों की आवाज ने सम्राट यांग त्यानिक्सियन और जनरल सेनापति को उत्साहित कर दिया। जनरल राव, आपको इंतजार कराने के लिए माफ करना, जनरल आकाश ने हॉल में हल्की मुस्कान के साथ कहा। ओह जनरल आकाश, आप बहुत दयालु हैं। मैंने देखा था कि मुख्य सेनापति डिवाइन वैली में कितने असाधारण थे। मुझे उस समय बस उनकी पहचान नहीं पता थी। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलना सम्मान की बात है, जनरल राव ने मुस्कान के साथ विनम्रता से कहा, क्योंकि वह जलनगरी साम्राज्य के महान जनरल थे। चुनौती जनरल राव द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई थी, जिससे यह साबित होता है कि जलनगरी साम्राज्य इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा था। 1 महीना बीत चुका है और मुझे डर है कि मुख्य सेनापति की साधना में बहुत तरक्की हुई होगी, जनरल राव ने मुस्कान के साथ कहा, साफ तौर पर टोल लेने की कोशिश कर रहे थे।
जनरल राव सही कहते हैं, अगर कोई आश्चर्य नहीं हुआ तो मुख्य सेनापति पहले ही युवान दान दायरे के 5वें स्तर पर पहुंच चुके होंगे। जनरल आकाश ने सिर हिलाते हुए और मुस्कान के साथ जवाब दिया। यह सुनकर जनरल राव के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाला और मुस्कान के साथ कहा, सचमुच योद्धाओं की टैलेंट लिस्ट में नंबर 1 के काबिल है। ऐसी महान प्रतिभा बोलने के बाद जनरल राव ने मन ही मन सोचा, विक्रम सिंह की ताकत बहुत भयानक है। अगर वह सच में युवान दान दायरे के 5वें स्तर पर पहुंच गए हैं तो मुझे आश्चर्य है कि क्या युवराज उनके खिलाफ खड़े हो पाएंगे। जनरल राव ने विक्रम सिंह की ताकत को अपनी आंखों से देखा था। यह पूरी तरह से बहुत शक्तिशाली थी और वह चिंता किए बिना नहीं रह सके। जलनगरी साम्राज्य के युवराज युवान दान दायरे के 8वें स्तर पर थे। पूरे जलनगरी साम्राज्य में कुछ ही लोगों में से एक जिनकी ताकत उनसे भी ज्यादा थी। एक बेहद शक्तिशाली ताकत जो एक साधारण युवानदान दायरे के 8वें स्तर के साधक से बिल्कुल अलग थी। मुख्य सेनापति आ गए हैं। सैनिकों ने सम्मान के साथ हॉल के बाहर से घोषणा की। साम्राज्य का शाही महल एक ऐसी जगह थी जहां विक्रम सिंह पहली बार गए थे। उसका विशाल आकार और भव्यता आम महलों के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। अपनी पिछली यात्रा के दौरान विक्रम सिंह ने बस इसे दूर से देखा था और फिर सीधे छावनी की ओर चले गए थे। इस बार उन्होंने सच में शाही महल के अंदर कदम रखा। शाही महल में पहुंचते ही विक्रम सिंह को भयानक शक्तियों का एहसास हुआ। सबसे साफ तौर पर तियान युवान क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा दोहान तियान उनकी शक्ति का। विक्रम सिंह अकेले ही मुख्य हॉल में दाखिल हुए, जबकि कमांडर सूर्य और अन्य कुलीन सैनिक बाहर इंतजार कर रहे थे। मुख्य हॉल साम्राज्य के उच्च पद के अधिकारियों से भरा हुआ था, जिसमें राज्य के प्रमुख गुरु राजकुमार, महान जनरल, युवराज और कुछ वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। जहां तक मिस्टर यादव और उनकी टीम की बात थी, वे इस मामले के लिए शहर छोड़ चुके थे। अनजाने में उन्होंने रास्ते में विक्रम सिंह का अपमान कर दिया और अपनी मौत को गले लगा लिया। सच में उनका दुर्भाग्य था। मुख्य सेनापति को प्रणाम। जैसे ही विक्रम सिंह मुख्य हॉल में दाखिल हुए, साम्राज्य के उच्च अधिकारियों ने सम्मान के साथ उनका अभिवादन किया। सम्राट को प्रणाम। विक्रम सिंह ने सम्मान दिखाया। हालांकि वह साम्राज्य के मुख्य सेनापति थे, फिर भी उन्हें सम्राट के प्रति एक निश्चित हद तक सम्मान दिखाना था। तुम नौजवान आखिरकार शाही महल में आने के लिए तैयार हो ही गए, दोहानियान ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके शब्दों में थोड़ी सी शिकायत भी थी। गुरुदेव को प्रणाम। यानिक्सियन और जनरल सेनापति ने जल्दी और सम्मान के साथ अभिवादन किया। गुरुदेव। जनरल राव हैरान रह गए क्योंकि उनके चेहरे पर सदमा और अविश्वास फैल गया। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई और उनका शरीर तुरंत बेजान हो गया। राज्य के प्रमुख गुरु और राजकुमार सच में विक्रम सिंह को अपना गुरु कहकर बुला रहे थे। अद्भुत। जनरल राव पूरी तरह से हैरान थे। क्या उन्होंने गलत सुना था या उन्होंने सच में गलत सुना था? यह क्या हो रहा है? राज्य के प्रमुख गुरु और राजकुमार विक्रम सिंह को अपना गुरु क्यों बुला रहे हैं? जनरल राव शक से भर गए थे। हालांकि उन्होंने सुना था कि विक्रम सिंह डिवाइन वैली में एक रसायनज्ञ थे, लेकिन यह उन्हें यांगनिक्सियन का गुरु बनने के लिए काफी नहीं था। दोहानियान उनको देखकर विक्रम सिंह ने अपनी नाक को छुआ और मुस्कुराए। इतने शानदार महल में कौन नहीं आना चाहेगा? बस मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें थी और मुझे समय नहीं मिल पाया। यकीनन सम्राट का मतलब शिकायत करना नहीं था, वह बस बड़बड़ा रहे थे। मुख्य सेनापति, हम फिर से मिल रहे हैं, जनरल राव ने कहा, जो काफी देर से हैरान थे, और उन्होंने जल्दी ही अपना ध्यान विक्रम सिंह की ओर लगाया। जनरल राव विक्रम सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। विक्रम सिंह ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। उन्होंने आराम से बैठने की जगह ढूंढी और पहले से तैयार रखी चाय की चुस्की ली। विक्रम सिंह, जलनगरी साम्राज्य के युवराज द्वारा दी गई चुनौती के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? दोहान तियानह ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। यह सुनकर विक्रम सिंह ने पूछा, क्या यह महज एक दोस्ताना मुकाबला है? क्या इससे हमारे दो देशों के बीच विवाद हो सकता है? अगर यह चुनौती किसी विवाद को जन्म देती है तो मैं इसमें भाग नहीं लेना चाहूंगा। जनरल राव विक्रम सिंह की ओर मुड़े और कहा, आप निश्चिंत रह मुख्य सेनापति, इससे दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं होगा। युवराज को प्रतिभाशाली योद्धाओं के साथ लड़ना बहुत पसंद है और वह आपके साथ लड़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खासकर तब से जब आपने जीनियस लिस्ट के युद्ध में पहला स्थान हासिल किया। यह बहुत अच्छी बात है। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। क्या मुख्य सेनापति का मतलब है कि आप स्वीकार करते हैं? जनरल राव ने पूछा।
विक्रम सिंह का जवाब सुनकर वह तुरंत खुश हो गए। विक्रम सिंह ने अपने कंधे उचकाए और मुस्कुराए। यह कोई बड़ी बात नहीं है तो स्वीकार क्यों ना करें। मैं भी जलनगरी साम्राज्य के सबसे मजबूत राजकुमार को देखने के लिए उत्सुक हूं। इसके अलावा अगर इससे कोई विवाद नहीं होगा तो यह हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती को और बढ़ा सकता है, तो ऐसा क्यों ना करें। जलनगरी साम्राज्य के युवराज को सबसे मजबूत राजकुमार के रूप में जाना जाता था। स्वाभाविक रूप से उनके पास बहुत ज्यादा ताकत थी और विक्रम सिंह सच में इसे खुद देखना चाहते थे। दोहान तियान ने सिर हिलाया, एक मुस्कान के साथ संतुष्टि व्यक्त की। विक्रम सिंह ने जो कहा वह सच है। मेरा भी मानना है कि 4 महान साम्राज्यों के लिए सद्भाव में रहना अच्छा है। युद्ध केवल और ज्यादा मासूम परिवारों को तोड़ने और जान जाने का कारण बनता है। जनरल राव ने खुशी से सहमति जताई। बिल्कुल सम्राट सच कह रहे हैं। इसके बावजूद जलनगरी साम्राज्य के युवराज द्वारा यानुआ साम्राज्य के मुख्य सेनापति को दी गई चुनौती सिर्फ जीत या हार का मामला नहीं थी, यह साम्राज्य के सम्मान की भी बात थी। चकी जलनगरी साम्राज्य हमेशा से 4 महान साम्राज्यों में सबसे आगे रहा है। विक्रम सिंह को दी गई यह चुनौती राष्ट्रीय सम्मान को वापस लाने का एक प्रयास था। हालांकि विक्रम सिंह ने इतनी आसानी से सहमति दे दी जिससे जनरल राव और भी चिंतित हो गए। अगर विक्रम सिंह में पूरा आत्मविश्वास नहीं होता तो वह इतनी आसानी से सहमत नहीं होते। जलनगरी साम्राज्य के युवराज के अभ्यास स्तर को जानने के बाद भी इतनी जल्दी स्वीकार करने की हिम्मत दिखाना यह बताता है कि विक्रम सिंह अपनी ताकत को लेकर कितने आत्मविश्वासी हैं। जनरल राव, चुनौती कब है? विक्रम सिंह ने पूछा। 3 दिनों में, जनरल राव ने जवाब दिया। खबर पहले ही त्यानवू साम्राज्य और लुए साम्राज्य को भेज दी गई है और प्रमुख साम्राज्य देखने के लिए मौजूद रहेंगे। खबर सभी प्रमुख साम्राज्यों को भेज दी गई है। क्या इसका मतलब है कि मेरे पास मना करने का कोई मौका नहीं है? विक्रम सिंह थोड़ा चौंक गए, फिर उन्होंने एक शांत मुस्कान दिखाई। दोहान तियानहन ने आगे कहा, 3 दिनों में हमारे साम्राज्य के त्यानहून पर्वत पर मुकाबला होगा। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया और कहा कि यह पहले ही तय हो चुका है। तो यह कहां होता है? इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यह 3 दिनों में है तो मुझे इस शानदार महल में कुछ दिनों के लिए रहना होगा। मेरे गुरुदेव का जब तक मन करे तब तक रुकने का स्वागत है। यांग निक्सियन ने एक खुशी भरी मुस्कान के साथ कहा, सम्राट और हर किसी की मदद का एहसान चुकाने का यह एक अच्छा मौका है। विक्रम सिंह ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस सिद्धांत को अपनाते हुए कि किसी को भी दया का बदला चुकाना चाहिए। यह सुनकर यांग त्यांसियन और जनरल सेनापति बहुत खुश हुए। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि विक्रम सिंह उन्हें रसायन शास्त्र और कलाकृति बनाने में मार्गदर्शन दे सकते हैं? विक्रम सिंह के निजी मार्गदर्शन से उन्हें यकीनन बहुत फायदा होगा। 2 बड़े बुजुर्गों को इतना उत्साहित देखकर जनरल राव और भी ज्यादा हैरान थे। बड़े बुजुर्ग इतने उत्साहित क्यों थे? विक्रम सिंह में ऐसा क्या खास था? यांग त्यानिक्सियन का विक्रम सिंह के शिष्य के रूप में 5वें स्तर के रसायज्ञ होना समझ में आता है, लेकिन 4थे स्तर के कलाकृति बनाने वाले जनरल सेनापति का क्या? उन्हें शिष्य कहना सही नहीं लगता है ना? हैरान होने के बावजूद जनरल राव ने पूछने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार विक्रम सिंह साम्राज्य के मुख्य सेनापति थे, एक पद जो जनरल राव के अपने पद से ऊपर था और वह अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे। चूंकि मुख्य सेनापति ने सहमति दे दी है, मैं तुरंत वापस जाऊंगा ताकि खबर दे सकूं, क्योंकि सम्राट और युवराज दोनों इंतजार कर रहे हैं। जनरल राव ने सम्मान के साथ जुड़ते हुए कहा। दोहान तियानह ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जनरल राव। जनरल आकाश मुस्कुराए और कहा, जनरल राव, मुझे आपको रास्ता दिखाने दीजिए। जब दोनों हॉल से बाहर निकल गए तो विक्रम सिंह ने पूछा, महाराज, इस चुनौती के साथ क्या पुरस्कार मिलते हैं? मुझे पता था कि तुम यह पूछोगे। मेरे बच्चे, सम्राट ने एक समझदार मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम यह चुनौती जीतते हो तो मैं तुम्हें साम्राज्य की जी रसातल में 1 महीने के लिए अभ्यास करने दूंगा। जी रसातल। विक्रम सिंह ने सम्राट को उत्सुकता से देखा, इस जगह से उत्सुक होकर। दोहान तियानहू ने मुस्कुराते हुए समझाया, वजी रसातल हमारे साम्राज्य के बाद के सम्राटों के लिए एक पवित्र प्रशिक्षण मैदान है, एक रहस्यमय जगह जिसे हमारे संस्थापक पूर्वजों ने अपने जीवन के खून का उपयोग करके बनाया था। हालांकि यह डिवाइन वैली में स्पिरिट लेक जितना खास नहीं है। इस जगह के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा है और इसमें प्राचीन आध्यात्मिक कई शामिल है। ओ प्राचीन आध्यात्मिक क्यूई। विक्रम सिंह चौंक गए और चिल्लाए, प्राचीन आध्यात्मिक क्यूई इकट्ठा करने के लिए इस भ्रम वाली जगह में एक प्राचीन खजाना होना चाहिए, वरना प्राचीन आध्यात्मिक क्यूई लगातार नहीं बहेगी। बिल्कुल, यह एक प्राचीन खजाना है।
यह साम्राज्य का आखिरी उपाय है जिसे तब तक नहीं दिखाया जाएगा जब तक कि यह साम्राज्य के लिए जीवन और मौत का मामला ना हो, ताकि कोई हादसा ना हो। यह एक प्राचीन खजाना है, तो क्या यह एक अमर कलाकृति हो सकती है या शायद एक दिव्य कलाकृति? विक्रम सिंह ने चुपचाप अनुमान लगाया। इस पर विचार करते हुए विक्रम सिंह ने कहा, महाराज अगर कुछ और नहीं है तो मैं अब चलता हूं। बहुत अच्छी बात है, जाओ और खुद को तैयार करो, मुझे तुम्हारी ताकत पर विश्वास है। दोहानियान हुन ने हंसते हुए कहा, उन्हें अभी भी विक्रम सिंह की क्षमताओं पर विश्वास था। यहां तक कि जलनगरी साम्राज्य के युवराज की ताकत को जानते हुए भी विक्रम सिंह ने अपने हाथ फैलाए और जवाब दिया, यह कहना मुश्किल है। मैंने सुना है कि जलनगरी साम्राज्य के युवराज युवानदान दायरे के 8वें स्तर पर हैं और उनकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि मैं उन्हें हरा नहीं पाऊंगा। हे, क्या मैं तुम्हारी ताकत नहीं जानता? मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। दोहानियान होन ने डाटा उद्धरण चिन्ह ... उदाहरण चिन्ह। विक्रम सिंह बेबस लग रहे थे। गुरुदेव कृपया, यांगनिक्स ने सम्मान के साथ कहा। विक्रम सिंह हॉल से निकल गए। उनके पीछे जनरल सेनापति और यांगनिक्स थे। उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। महाराज, बजी रसातल बाद के सम्राटों का पैतृक प्रशिक्षण मैदान है और साम्राज्य के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। मुख्य सेनापति को वहां प्रशिक्षण लेने की अनुमति देना, क्या यह हमारे पूर्वजों द्वारा तय किए गए नियम को नहीं तोड़ेगा? एक अधिकारी ने पूछा। मंत्री ली सही कह रहे हैं महाराज, गुजी रसातल में सम्राटों के अलावा किसी को भी प्रशिक्षण लेने से मना किया गया है। भले ही मुख्य सेनापति जीत जाए, फिर भी उन्हें वहां अभ्यास करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, दूसरे अधिकारी ने कहा और बाकी लोगों ने सहमति जताई। दोहानियान ने अपना हाथ उठाया और कहा, बस बहुत हुआ, नियम बदले जा सकते हैं। मैं फैसला करूंगा कि किसे वहां प्रशिक्षण लेने की अनुमति है, जब तक मैं यानोवा साम्राज्य का सम्राट नहीं हूं। कृपया महाराज अपना गुस्सा शांत करें। अधिकारियों ने डर में घुटनों के बल बैठकर गुहार लगाए। आप सभी चले जाओ, मैंने अपना फैसला कर लिया है, अब और चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो खुद विक्रम सिंह को हराने की कोशिश करो। दोहानियान हुन ने अपना हाथ हिलाया। उनकी आवाज कुछ हद तक ठंडी थी। अधिकारियों के चेहरे बहुत बदल गए और वे पीछे हट गए। एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। दोहान तियानहन द्वारा दी गई उदार शर्तें विक्रम सिंह को प्रेरित करने के लिए थी। सम्राट के रूप में साम्राज्य का सम्मान उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जैसे ही अधिकारी चले गए और बिना किसी बदलाव के दोहान वकिंग ने एक गंभीर नजर के साथ पूछा, पिताजी, क्या आपको सच में विक्रम सिंह की जीत पर विश्वास है? आपको जलनगरी साम्राज्य के युवराज की ताकत का पता होना चाहिए। उनके 8वें स्तर की मार्शल आत्मा की प्रतिभा जो किसी से कम नहीं है, और उनकी जबरदस्त ताकत जिसे सभी 4 साम्राज्यों ने माना है। दोहानियान ने थोड़ा माथा सिकोड़ा और जवाब दिया, जलनगरी साम्राज्य के युवराज की ताकत सच में भयानक है। कुछ ही सालों में वह मुझसे भी आगे निकल सकते हैं। हालांकि विक्रम सिंह की दहशत तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। अगर उन्हें सच में अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ा तो विक्रम सिंह और भी ज्यादा भयानक होंगे, और भी ज्यादा भयानक। दोहान वकिंग ने अपना माथा सिकोड़ा जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। दोहान तियानहू ने दोहान वकिंग को गंभीरता से देखा और कहा, मेरे बेटे, तुम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हो जहां मैं हूं। तुम विक्रम सिंह की दहशत को समझ नहीं सकते। मैं उन्हें अपनी ओर इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि वह कितने भयानक हैं। दोहान वकिंग ने माथा सिकोड़कर जवाब दिया, क्या पिताजी विक्रम सिंह की रसायन शास्त्र और कलाकृति बनाने की क्षमताओं का जिक्र कर रहे हैं? दोहान तियानहू ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है कि विक्रम सिंह रसायन शास्त्र और कलाकृति बनाने दोनों में एक जीनियस है। वह युद्ध कला में और भी ज्यादा भयानक हैं। उनके अंदर कई रहस्य छिपे हैं। यह कहना नहीं कि तुम यहां तक कि मैं भी उन्हें समझ नहीं सकता। क्या विक्रम सिंह सच में उतने ही भयानक हैं जितना पिताजी बताते हैं? दोहान तियानहन के शब्द सुनकर दोहान वकिंग को लगा कि उनके पिता शायद बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। हालांकि विक्रम सिंह को फिलहाल साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली माना जाता था, जिसमें बेहद ऊंची योग्यता थी। दोहान वकिंग को यकीन नहीं था कि वह उतने ही भयानक थे जितना दोहान तियानहन ने उन्हें बताया। समय के साथ तुम समझ जाओगे। जलनगरी साम्राज्य का युवराज विक्रम सिंह का मुकाबला नहीं कर पाएगा। त्यान्यन संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई में यह पूरी तरह से मुमकिन है कि विक्रम सिंह ने अभी भी अपनी ताकत को रोक रखा था। दोहानियान ने गहरे मतलब के साथ कहा। दुष्यंत का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया। उसका दिल सदमे से भर गया। क्या वह सच में अभी भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा रहा था?
यह कैसे संभव है? उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। क्या विक्रम सच में गुंजन के सामने अपनी ताकत छिपा रहा था? दुष्यंत इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था और मन ही मन कांप रहा था। यह सच है कि विक्रम के पास असाधारण प्रतिभा है और उसकी ताकत चौंका देने वाली है, लेकिन गुंजन के खिलाफ लड़ाई में भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाना। क्या वह अपनी जान की परवाह नहीं करता था? दुष्यंत के पिता की बात सुनकर दुष्यंत को झटका लगा। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वह हक्का बक्का होकर वहीं खड़ा रहा। जब दुष्यंत के पिता पलक झपकते ही गायब हो गए तब भी दुष्यंत अपनी जगह से हिल नहीं पाया था। दूसरी तरफ दो वयोवृद्ध याश्वर और शिवेंद्र विक्रम को एक आलीशान महल में ले आए। वह महल अपनी भव्यता में बेजोड़ था और सबसे खास बात यह थी कि उसके प्रवेश द्वार के ऊपर लगी तख्ती पर कुछ बड़े अक्षरों में लिखा था महासेनापति भवन। महासेनापति भवन के चारों अक्षर ऐसे लिखे थे मानो कोई उड़ते हुए ड्रैगन और नाचते हुए मोर हो। उस तख्ती पर एक नजर डालते हुए विक्रम ने हैरानी से कहा, यह महासेनापति भवन है। यह मेरा महल है। जी मालिक। सम्राट ने यह महल खास तौर पर आपके लिए बनवाया है। शिवेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम ने सिर हिलाकर तारीफ की और कहा, यह महल वाकई शानदार है। सम्राट ने बहुत सोचा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सम्राट की उदारता के लायक नहीं हूं। विक्रम की बात सुनकर दोनों वयोवृद्ध थोड़ा चौंक गए। याश्वर ने पूछ ही लिया, मालिक आपके कहने का क्या मतलब है? आप किस तरह से सम्राट के लायक नहीं है? भव्य महल को देखते हुए विक्रम ने एक आह भरी और कहा, इतना बड़ा महल मेरे लिए बेकार है। मुझे यहां रहने का समय कहां मिलेगा? मालिक कहां जाने का इरादा रखते हैं? शिवेंद्र ने पूछा। आज नहीं तो कल मेरा इस पूरे महाद्वीप में घूमना तय है। मैं यहां कैसे रुक सकता हूं? विक्रम ने अपना सिर हिलाया। पूरा महाद्वीप दोनों वियोग वृद्धों के चेहरे पर तुरंत सदमे के भाव आ गए। विक्रम ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं बोला। पूरे महाद्वीप में घूमना एक ऐसी चीज थी जो आज नहीं तो कल करनी ही थी और विक्रम ने इसके लिए बहुत पहले से ही योजना बना ली थी। बस सही समय नहीं आया था। भले ही अब विक्रम महासेनापति बन गया था जो एक के बाद दूसरा और 10,000 से ऊपर था और उसने प्रतिभाशाली युद्ध रैंकिंग में पहला स्थान भी जीत लिया था, लेकिन उसे अपने परिवार के बारे में अभी भी चिंता थी क्योंकि फिलहाल उसका परिवार बहुत कमजोर था। इसके अलावा आकाश मंडल अभी तक विकसित नहीं हुआ था। अगर वह ऐसे ही चला जाता तो उसे डर था कि आकाश मंडल विक्रम की गैर मौजूदगी में मजबूत नहीं हो पाएगा। अपनी देखरेख के बिना विक्रम को सच में अभी साम्राज्य छोड़ने का मन नहीं था। चलो अंदर चलकर देखते हैं। विक्रम सबसे पहले महल में दाखिल हुआ और दोनों वयोवृद्ध भी तुरंत उसके पीछे हो लिए। मालिक, बाई तरफ का महल आपके अभ्यास के लिए है और दाई तरफ का महल रस निर्माण और हथियार निर्माण के लिए है। महल में दाखिल होते ही यागेश्वर ने बताया कि इसे दोनों वयोवृद्धों की पसंद के हिसाब से बनाया गया था। विक्रम ने बार बार सिर हिलाया। जैसे जैसे वह चारों तरफ देखता गया वह और भी संतुष्ट होता गया। फिर वह रस निर्माण वाले कमरे की तरफ चला जहां उसे पहले से ही जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी। रस निर्माण का कमरा 100 वर्ग मीटर से भी बड़ा था। बहुत विशाल था और विभिन्न जड़ी बूटियों और हथियार निर्माण के सामान से करीने से भरा हुआ था। राजगुरु महामहिम, मैं पहले आप लोगों के शरीर से अग्नि विष निकालता हूं। विक्रम ने रस निर्माण वाले कमरे पर एक नजर डाली फिर बोला, आपका धन्यवाद मालिक। दोनों वयोवृद्धों ने सम्मानपूर्वक कहा और वे बेहद उत्साहित महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे विक्रम की साधना मजबूत होती गई उसकी विधियां भी अधिक ताकतवर होती गई। दोनों वयोवृद्धों से एक ही समय में अग्निवश निकालते समय उसकी अद्भुत तकनीक ने उनके शरीर से अग्निवश को तुरंत बाहर निकाल दिया। विक्रम ने एक स्याही रंग की लौ जलाई और जैसे ही अग्नि फैला उसे उस स्याही रंग की लौ ने पूरी ताकत से निगल लिया। यह कितनी भयानक लौ है। वयोवृद्धों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और उन्हें ठंड में भी पसीना आ गया था। 1 मिनट से भी कम समय में वयोवृद्धों के शरीर के अंदर का अग्निवश पूरी तरह से निकल गया था और वे बेहद आराम महसूस कर रहे थे, मानो वे दर्जनों साल छोटे हो गए हो। शक्तिशाली और चमत्कारिक तकनीक ने एक बार फिर वयोवृद्धों को अंदर तक हिला दिया। भविष्य में हथियार निर्माण और रस निर्माण करते समय अधिक ध्यान देना। इस तरह अग्निविष इतनी जल्दी जमा नहीं होगा और आप समय पर खुद भी उसे निकाल पाएंगे। विक्रम ने हिदायत दी। आपका धन्यवाद मालिक। वयोवृद्धों ने सम्मानपूर्वक झुककर उनका शुक्रिया अदा किया। विक्रम ने उदासीनता से कहा, क्योंकि आप मुझे अपना मालिक मानने के लिए तैयार हैं तो मैं आपका गुरु आपको निराश नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने अपनी हथेली पलटी और उसकी हथेली में 2 ताड़पत्र दिखाई दिए जिन्हें उसने वयोवृद्धों को दे दिया।
मालिक यह क्या है? वयोवृद्धों ने हैरान होकर पूछा और उन्होंने विक्रम को देखा। विक्रम ने जवाब दिया, यह रस निर्माण और हथियार निर्माण के ताड़पत्र हैं। दोनों ही पृथ्वी श्रेणी के हैं। यह आपकी साधना को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप कितना बेहतर कर पाते हैं यह आपके भाग्य पर निर्भर करेगा। पृथ्वी श्रेणी के ताड़पत्र यह सुनते ही वयोवृद्धों की आंखें तुरंत पूरी तरह से चौड़ी हो गई और उनके शरीर अपनी जगह पर ही अकड़ गए। क्या उन्होंने कुछ गलत सुना? विक्रम ने सच में कहा कि वे पृथ्वी श्रेणी के ताड़पत्र थे। पृथ्वी श्रेणी के ताड़पत्र कितने ताकतवर होते हैं। सच्ची शक्ति विकसित करने के लिए पृथ्वी श्रेणी की तकनीकें अनमोल खजाने हैं, जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता और वे बहुत ही दुर्लभ हैं, जो आपको तलाशने से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। यहां तक कि चारों महान साम्राज्यों के पास भी एक भी पृथ्वी श्रेणी का ताड़पत्र नहीं है। उनके पास सबसे ऊंचे जो हैं वे गहन श्रेणी के उच्च स्तर के ताड़पत्र हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी श्रेणी के ताड़पत्र और मार्शल आर्ट कितने दुर्लभ और कीमती है। यह ठीक इसी वजह से था कि आगेश्वर और शिवेंद्र इतने सदमे में थे, इतने सदमे में कि उन्हें अपने कानों पर शक हो गया था। दोनों वृद्धों को पूरी तरह से सदमे में देखकर विक्रम हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे लगा कि यह उन्हें डरा देगा। मालिक, क्या यह सच में पृथ्वी श्रेणी की तकनीक है? होश में आने के बाद शिवेंद्र ने हैरानी से पूछा। उसकी नजर विक्रम पर टिकी हुई थी। बेशक, आप इसे खोलकर देख लीजिए, विक्रम ने हल्के से हंसते हुए कहा। यह सच में एक पृथ्वी श्रेणी की तकनीक है। याश्वर अचानक से चिल्लाया। वह इतना अभिभूत हो गया था कि उसे सांस लेना मुश्किल लग रहा था और उसका शरीर कांप रहा था। उसके बगल में मौजूद शिवेंद्र ने ताड़पत्र खोला और उसका शरीर तुरंत अकड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसका मुंह सदमे में खुला का खुला रह गया। पृथ्वी श्रेणी की तकनीक ने दोनों वयोवृद्धों को पूरी तरह से चौंका दिया था। वापस जाओ और अच्छे से अभ्यास करो। भविष्य में आपके लिए छठे स्तर के रस निर्माता और 5वें स्तर के हथियार निर्माता बनना कोई समस्या नहीं होगी, और जब समय मिलेगा तो मैं आपको कुछ मार्गदर्शन भी दूंगा। विक्रम ने उदासीनता से कहा। आपका धन्यवाद मालिक। दोनों वयोवृद्धों ने बार बार उनका धन्यवाद किया और वे उत्साह से भर गए। एक बार जब दोनों वयोवृद्ध चले गए तो विक्रम ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। जलचंद साम्राज्य के सबसे बड़े राजकुमार के पास युवानदान राज्य के 8वें स्तर की साधना थी और जलचंद साम्राज्य के पहले प्रतिभाशाली के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के साथ उसकी युद्ध क्षमता युवानदान राज्य के 9वें स्तर के बराबर होने का अनुमान था। यह लड़ाई साम्राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ी थी और विक्रम लापरवाही नहीं कर सकता था। जलचंद साम्राज्य का सबसे बड़ा राजकुमार निसंदेह सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था जिसका सामना विक्रम ने किया था और उसे पूरी तैयारी करनी थी। मेरे पास केवल 3 दिन हैं। साधना से अपनी ताकत को बेहतर बनाना असंभव है, लेकिन 1 महीना होता तो मेरी वर्तमान प्रतिभा और ड्रैगन वंश के खून के साथ मैं निश्चित रूप से आसानी से युवानदान राज्य के 6ठे स्तर में कदम रख पाता। विक्रम ने मन ही मन सोचा। उसे अपनी साधना की गति पर भरोसा था, लेकिन दुर्भाग्य से केवल 3 दिन बाकी थे और प्रतिभा कितनी भी भयानक क्यों न हो, किसी की ताकत को बढ़ाना मुश्किल होता। उसने अपनी कलाई को झटका दिया और अग्निशिला का तलवार प्रकट हुई और भंडारण की अंगूठी से एक उल्कापिंड बाहर निकला। अगर मैं अग्निशिला का तलवार को एक आध्यात्मिक हथियार में बदल देता हूं तो मेरी युद्ध क्षमता और भी मजबूत हो जाएगी, विक्रम ने कहा, क्योंकि यह एकमात्र तरीका था जिससे वह कम समय में अपनी युद्ध क्षमता बढ़ा सकता था। विक्रम ने अन्य सहायक सामग्री और एक स्याही रंग की लौ को इकट्ठा किया और उसने अग्निशिला का तलवार, उल्कापिंड और अन्य सहायक सामग्री जैसे कि आत्मिक पत्थरों को लपेट लिया और उन्हें उसके अंदर रख दिया। अग्निशिला का तलवार और उल्कापिंड जैसी सामग्री तेजी से पिघल गई और विक्रम के नियंत्रण में वे सब एक साथ मिल गए। विक्रम की हथेली में पिघला हुआ लोहे का गोला चारों तरफ घूम रहा था, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। अपनी हथेली में गोलाकार पिघले हुए लोहे को देखते हुए विक्रम ने कहा कि युद्धक कवच में किरीन वंश की आभा है, क्योंकि उसमें उस वंश का खून है। अगर मैं इसमें ड्रैगन वंश का खून मिलाता हूं तो इसकी शक्ति निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी। विक्रम के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत अपनी उंगली काट ली और पिघले हुए लोहे में ड्रैगन वंश का खून टिपकाया जब तक कि वह पूरी तरह से खून लाल नहीं हो गया। ड्रैगन वंश के खून से मिला हुआ पिघला हुआ लोहा और भी शक्तिशाली और डराने वाली आभा फैला रहा था जो दबाव से भरा हुआ था। अच्छा, भयानक ड्रैगन वंश की आभा। एक बार जब इसे एक आध्यात्मिक हथियार में बदल दिया जाएगा तो यह और भी भयानक हो जाएगा, विक्रम ने खुशी से कहा। सिर्फ यह सोचकर ही वह उत्साहित हो गया। विक्रम के हाथों ने जटिल मुद्राएं बनाई और गोलाकार खून लाल पिघला हुआ लोहा आकार बदलने लगा।
दोनों तरफ फैलने लगा। एक लंबी तलवार का मोटा आकार ले रहा था। कुछ ही देर बाद विक्रम के सामने एक बिल्कुल नई लंबी तलवार प्रकट हुई, अग्निशिला का तलवार से पूरी तरह से अलग। तलवार से एक तेज और भयानक आभा फैल गई। यह भयानक आभा ड्रैगन वंश के शाहीपन को भी लिए हुए थी। एक मध्य श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार बुरा नहीं है, बस यह अफसोस की बात है कि उल्कापिंड पुराना नहीं था, नहीं तो इसे एक उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार में बदलना असंभव नहीं होता। विक्रम ने संतुष्टि से कहा और उसने नई लंबी तलवार को उत्साहित होकर देखा। जिस तलवार को विक्रम ने बनाया था वह पूरी तरह से खून लाल थी, नुकीली और उत्कृष्ट थी और यह बिना शक के लोहे को ऐसे काट सकती थी जैसे कि वह मिट्टी हो और तलवार की सतह पर खून की ऊर्जा के झिलमिलाते कण अजीब तरह से नाच रहे थे। लंबी तलवार के दिखने भर से ही एक डराने वाली भावना पैदा हो गई। पूरा खून लाल रंग ऐसा लग रहा था मानो वह खून की प्यास से भरा हो। विक्रम ने नई लंबी तलवार पर नजर डाली। वह जितना देखता गया उतना ही उसे पसंद आती गई। इस तलवार ने पूरी तरह से अग्निशिला का तलवार की जगह ले ली थी। क्योंकि इसमें ड्रैगन वंश का खून मिलाया गया है तो मैं तुम्हें सर्वोच्च ड्रैगन देव तलवार कहूंगा। भविष्य में अगर मुझे सामग्री मिलती है तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें एक अमर हथियार में बदल दूंगा। विक्रम ने खुशी से हंसते हुए कहा और फिर तलवार के साथ खून का रिश्ता बना लिया। सर्वोच्च ड्रैगन देव तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए विक्रम उल्कापिंड से आए अतिरिक्त वजन को महसूस कर सकता था, जिससे तलवार उसके हाथ में बहुत अच्छी लग रही थी और वह इसके साथ चलना शुरू किए बिना नहीं रह सका। उसकी तलवार चाल सुरुचिपूर्ण थी। तलवार उसके दिल के साथ एक हो गई थी और हर चाल जटिल और कुशल थी, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले नृत्य की तरह जो पूरी तरह से लुभावना था। भले ही सर्वोच्च ड्रैगन देव तलवार अब बन गई है, मेरी वर्तमान ताकत और वंश की शक्ति के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा युवानदान राज्य के 8वें स्तर के खिलाफ लड़ सकता हूं। जलचंद साम्राज्य के सबसे बड़े राजकुमार को हराना असंभव है। अगर मैं प्रेत तलवार तकनीक की तीसरी चाल भी चलता हूं तो भी मेरे जीतने की कोई संभावना नहीं होगी। विक्रम ने मन ही मन बड़बड़ाया और उसने सिर हिलाया। विक्रम जलचंद साम्राज्य के सबसे बड़े राजकुमार को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जो सबसे मजबूत राजकुमार के रूप में मशहूर था और स्वाभाविक रूप से एक कारण से भयानक था। हालांकि अगले ही पल विक्रम की आंखें अचानक चमक गई और उसने उत्साहित होकर कहा, यह सही है, अभी भी वह टावर है। एक नाजुक टावर अचानक विक्रम के हाथ में एक ही झटके में प्रकट हुआ, एक रहस्यमयी टावर जिसे उसने देवीय घाटी में हासिल किया था। टावर को पाने का ये बात से विक्रम ने उसे करीब से नहीं देखा था। चूंकि टावर में अपनी देवीय कला से दबाने की क्षमता है तो उसकी शक्ति मजबूत होनी चाहिए। इसके साथ मुझे जलचंद साम्राज्य के सबसे बड़े राजकुमार को हराने का मौका मिलेगा। विक्रम ने एक रोमांचक मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थी। हालांकि विक्रम को यह नहीं पता था कि महासेनापति भवन के बाहर साम्राज्य के शाही परिवार के सबसे ऊंचे अधिकारी पहले से ही इकट्ठा हो गए थे और हर चेहरे पर सदमा और डर दिख रहा था। जिस पल सर्वोच्च ड्रैगन देव तलवार का खुलासा हुआ, उसकी भयानक और डराने वाली शाही आभा ने शाही उच्च अधिकारियों को चौंका दिया था और यहाँ तक कि सम्राट भी खुद वहां मौजूद थे। एक मध्य श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार, महासेनापति एक मध्य श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार बना रहे हैं। बिल्कुल सही, यह आभा बहुत भयानक है। निश्चित रूप से यह किसी सामान्य मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार की नहीं है। सम्राटों के आध्यात्मिक हथियारों में भी इतनी डराने वाली आभा नहीं होती। अग्निवर्षा साम्राज्य का शाही परिवार सदमे में था, लेकिन किसी ने भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। सभी मुंह फाड़े हुए देख रहे थे। पिताजी, आध्यात्मिक हथियार की आभा बिल्कुल महासेनापति की आभा जैसी ही लगती है। यह कैसे हो सकता है? और उनके वेब पंख, उनकी आभा तो और भी भयानक है। दुष्यंत ने डरते हुए पूछा। देवदूत संघ के साथ लड़ाई के दौरान उन्होंने विक्रम को एक रहस्यमय शक्ति को उजागर करते हुए महसूस किया था और उस शक्ति की आभा अब इस आध्यात्मिक हथियार की आभा के जैसी ही थी। दुष्यंत के पिता ने सिर हिलाया और भें सिकोड़ ली। मुझे भी नहीं पता। यह आभा बहुत भयानक है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि इस लड़के का हथियार बनाने का ज्ञान इतना ऊंचा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमार उसे अपना गुरु मानेंगे। यह सिर्फ ऊंचा नहीं है, यह तो बस तय है। महामहिम ने मालिक को खुद हथियार बनाते हुए नहीं देखा था। विचार निर्माण की दैवीय कला तो बस एक देवता की तरह है। याश्वर ने उत्साहित होकर और सदमे में कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। दुष्यंत के पिता ने विक्रम को कभी हथियार बनाते हुए नहीं देखा था।
उसने सिर्फ विचार निर्माण की दैवीय कला के बारे में सुना था। शिवेंद्र पहले से ही हक्का बक्का था। चौथे स्तर के हथियार निर्माता के रूप में वह किसी और से बेहतर जानता था कि इतना शक्तिशाली आध्यात्मिक हथियार कितना भयानक होता है। यह आभा तो उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों से भी ज्यादा भयानक है। एक छठे स्तर का हथियार निर्माता भी शायद इतनी डराने वाली आभा वाला आध्यात्मिक हथियार नहीं बना पाएगा। शिवेंद्र ने शांत डर के साथ कहा, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि विक्रम ने इसे कैसे बनाया। मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार भले ही हर किसी के पास नहीं थे, लेकिन कई लोगों ने देखे थे। हालांकि महासेनापति के घर से निकलने वाली इस तरह की आध्यात्मिक हथियार की आभा से कोई भी नहीं मिला था। किसी ने भी इसे नहीं देखा था, क्योंकि विक्रम ने इसमें ड्रैगन वंश का खून मिलाया था। इस प्रकार इसमें यह भयानक और शाही आभा आ गई थी। सर्वोच्च ड्रैगन देव तलवार की भयानक आभा ने वास्तव में अग्निवर्षा साम्राज्य के उच्च अधिकारियों को डरा दिया था। हालांकि इस तरह के एक भयानक हथियार निर्माता का होना, और वह भी साम्राज्य का महासेनापति, उनके दिलों को खुशी से भर रहा था। विक्रम युद्ध की तैयारी कर रहा है। आदेश दो कि 3 दिनों के अंदर कोई भी महासेनापति के घर के पास ना आए, ताकि विक्रम को परेशान ना किया जाए। दुष्यंत के पिता ने आदेश दिया और फिर सभी को हटने का इशारा करने के लिए अपना हाथ हिलाया। यह लड़ाई दुष्यंत के पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। 4 महान साम्राज्य दशकों से सुरक्षित और बिना धमकी के लग रहे थे, लेकिन कौन नहीं चाहता कि वह ऐसा साम्राज्य बने जिससे बाकी के 3 डरे। अगर विक्रम यह लड़ाई जीत गया तो अग्निवर्षा साम्राज्य निश्चित रूप से चारों तरफ से एक ऐसी शक्ति बन जाएगा जिससे लोग डरेंगे। अग्निवर्षा साम्राज्य में इस तरह के एक भयानक प्रतिभाशाली के उभरने के बाद बाकी के 3 महान साम्राज्य कैसे नहीं डरेंगे। राजकुमार महासेनापति को आदेश जारी करो कि वे बड़ी मात्रा में उल्कापिंड इकट्ठा करें। दुष्यंत के पिता ने शिवेंद्र को देखते हुए कहा, क्या महामहिम मालिक से बड़ी संख्या में आध्यात्मिक हथियार बनवाने की योजना बना रहे हैं? शिवेंद्र ने हैरानी से पूछा। उसके बूढ़े चेहरे पर सदमा दिख रहा था। दुष्यंत के पिता ने सख्ती से कहा, बिल्कुल। हमारे साम्राज्य की आकाश छाया घुड़सवार सेना और काला ध्वज सेना कैसी होगी अगर उन सबके पास आध्यात्मिक हथियार हो? मैं एक अजय सेना बनाना चाहता हूं जिसे रोका ना जा सके और जिससे बाकी के 3 साम्राज्य डरे। शिवेंद्र ने एक उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया, महामहिम, इसके लिए मालिक की सहमति की आवश्यकता होगी। मालिक के लिए बड़ी संख्या में आध्यात्मिक हथियार बनाना आसान नहीं है। दुष्यंत के पिता ने कहा, आकाश छाया घुड़सवार सेना और काला ध्वज सेना के कमांडर विक्रम के प्रति वफादार हैं। वे भाइयों की तरह करीबी हैं, लेकिन वे साम्राज्य की सेना भी हैं। विक्रम मना नहीं करेगा। यह याश्वर और शिवेंद्र ने एक दूसरे को देखा। वे परेशान लग रहे थे और विक्रम से बात करना उन्हें मुश्किल लग रहा था। महासेनापति भवन में विक्रम ब्रह्मांड भवन का अध्ययन कर रहा था, लेकिन लंबे समय तक उसे घूरने के बाद भी वह इसे समझ नहीं पाया। ब्रह्मांड भवन की आभा बहुत ही असामान्य है। यह कमजोर लगती है, लेकिन अजीब तरह से अनोखी है। ब्रह्मांड भवन इतने सालों से देवघाटी में मौजूद है। आत्मिक छाप अब तक गायब हो जानी चाहिए थी। चलो कुछ सच्ची शक्ति को मिलाते हैं और कोशिश करते हैं। विक्रम ने माथे पर शिकन डालकर मन ही मन कहा। सच्ची शक्ति ऊर्जा का एक निशान इकट्ठा हुआ और विक्रम की हथेली धीरे धीरे ब्रह्मांड भवन के पास पहुंची। लेकिन विक्रम की हैरानी की बात यह थी कि उसके द्वारा जुटाए गए सच्ची शक्ति ब्रह्मांड भवन में प्रवेश नहीं कर सकी। ब्रह्मांड भवन वास्तव में मेरी शक्ति का विरोध कर रहा है। आत्मिक छाप अभी भी वही है। विक्रम ने सदमे में चिल्लाया और वह सोचने लगा, आखिर यह खजाना क्या है। विक्रम ने फिर सच्ची शक्ति का एक और ताकतवर बल जुटाया और उसने जबरदस्ती उसे ब्रह्मांड भवन में डालने की कोशिश की, लेकिन उसे हैरानी हुई कि उसकी शक्ति का फिर से विरोध किया गया। एक मामूली आध्यात्मिक हथियार में इतनी शक्ति है। यह आत्मिक छाप ही शरारत कर रही होगी। विक्रम को यकीन करना मुश्किल लगा। मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। विक्रम की आंखें चमक उठी और उसने अचानक आत्मिक शक्ति को जुटाया, जिसका लक्ष्य ब्रह्मांड भवन की आत्मिक छाप को मिटाना था। एक हथेली की चाल के साथ विक्रम ने जबरदस्ती आत्मिक शक्ति को मिलाया। विक्रम की आत्मिक शक्ति का सामना करते हुए ब्रह्मांड भवन की आत्मिक छाप ने जोरदार विरोध किया। आत्मिक छाप बहुत शक्तिशाली है। इस ब्रह्मांड भवन का मालिक कोई बहुत ही ताकतवर प्राणी रहा होगा। विक्रम ने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हालांकि आत्मिक छाप मजबूत थी, लेकिन यह उम्र के साथ कमजोर हो गई थी और आखिरकार विक्रम की दबंग आत्मिक शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकी। ब्रह्मांड भवन से आत्मिक छाप को मिटाने के बाद आखिरकार विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आत्मिक छाप के बिना अब देखते हैं कि तुम कैसे व्यवहार नहीं करती हो।
विक्रम ने सच्ची शक्ति को जुटाया और उसने उसे ब्रह्मांड भवन में मिला दिया। इस बार ब्रह्मांड भवन ने विक्रम की शक्ति का और विरोध नहीं किया। जैसे ही सच्ची शक्ति ने ब्रह्मांड भवन को भरा, इसके बारे में जानकारी बहुत तेजी से विक्रम के दिमाग में भर गई। नवतल ब्रह्मांड भवन यह एक अमर हथियार है। जैसे ही जानकारी उसके दिमाग में भरी, विक्रम की आंखें सदमे में चौड़ी हो गई। हैरानी से नवतल ब्रह्मांड भवन को देखते हुए विक्रम ने बेहद हैरान और खुश महसूस किया और वह चिल्लाया, यह वास्तव में एक अमर हथियार है। नवतल ब्रह्मांड भवन निसंदेह एक अमर हथियार था, लेकिन यह फिलहाल एक के रूप में काम नहीं कर रहा था। टावर को नुकसान पहुंचा था। यही वजह थी कि यह एक हल्की और अजीब आभा छोड़ रहा था जो इसे केवल एक आध्यात्मिक हथियार जैसा बना रही थी। हालांकि नवतल ब्रह्मांड भवन में दमन की दैवीय शक्ति थी, लेकिन जानकारी के अंदर विक्रम ने पाया कि दमन के अलावा टावा में एक और भयानक देय शक्ति थी। यह वास्तव में एक अंतरिक्ष का खजाना है। विक्रम एक बार फिर चौंक गया। वास्तव में नवतल ब्रह्मांड भवन एक अंतरिक्ष का खजाना था। हालांकि नवतल ब्रह्मांड भवन एक अंतरिक्ष का खजाना था, लेकिन यह भंडारण की अंगूठी से अलग था। एक भंडारण की अंगूठी केवल बेजान चीजों को रख सकती थी, लेकिन नवतल ब्रह्मांड भवन के अंदर का स्थान जीवित प्राणियों को रख सकता था। क्या अविश्वसनीय खजाना है! यहां तक कि अतीत के दुष्ट नाग देवता के पास भी यह नहीं था। इस तरह के खजाने को बनाने के लिए किसी के पास एक अंतरिक्ष आत्मिक पत्थर होना चाहिए, नहीं तो इसे बनाना असंभव है। विक्रम का चेहरा बेहद खुशी से भर गया। अचानक मिली खुशी ने उसे अविश्वसनीय रूप से उत्साहित कर दिया। विक्रम ने तुरंत खून की शपथ ली ताकि वह इसका मालिक बन सके। एक बूंद ड्रैगन वंश का खून टावर पर गिरा, जिसने तुरंत खून को सोख लिया। अचानक सुनहरी रोशनी का एक झोंका चमका और हवा में एक शक्तिशाली आभा फैल गई। सिर्फ एक विचार से विक्रम एक ही पल में गायब हो गया और रस निर्माण के कमरे में सिर्फ एक अनमोल वही बचा। नवतल ब्रह्मांड भवन में कुल 7 स्तर थे और हर स्तर पर स्थान का आकार अलग था। पहला स्तर सबसे बड़ा था और ऊपर के हर स्तर के साथ स्थान धीरे धीरे छोटा होता गया। जब विक्रम फिर से प्रकट हुआ तो उसने खुद को टावर के पहले स्तर पर पाया। पहला स्तर सफेद रंग का एक विशाल विस्तार था जिसका कोई अंत नहीं था और जो अंतहीन लग रहा था। एक विशाल स्थान होने के अलावा कुछ भी खास उल्लेखनीय नहीं था। इतने बड़े स्थान में शायद पूरा अग्निवर्षा भी समा सकता है। ऐ ना? विक्रम ने सदमे में कहा। उसने चारों तरफ देखा और उसे अंतहीन सफेद विस्तार के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। विक्रम ने आगे नहीं सोचा। एक विचार से वह सीधे अंतरिक्ष के दूसरे स्तर पर चला गया। दूसरा स्तर बड़ी बड़ी पहाड़ियों और एक भ्रामक स्थान था, जिसका मतलब था कि यह वास्तविक नहीं था। लेकिन जैसे ही विक्रम प्रकट हुआ, उसकी आंखों के सामने का भ्रामक स्थान बिल्कुल वास्तविक लग रहा था और जिस चीज ने उसे चौंका दिया वह यह थी कि इस पर्वत श्रृंखला में जानवर और पक्षी अविश्वसनीय रूप से बड़े थे। इतने बड़े कि यकीन करना मुश्किल था और प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा भी बेहद समृद्ध थी। एक चींटी एक घर जितनी बड़ी थी। एक छोटा पक्षी आकार में एक आधुनिक हवाई जहाज के बराबर था और यहां तक कि फूल, घास और पेड़ भी असाधारण रूप से विशाल थे। विक्रम को ऐसा लग रहा था मानो वह बस रेत का एक कण हो, पूरी तरह से तुच्छ। उन विशाल प्राणियों को देखकर विक्रम हक्का बक्का रह गया। एक विशाल चींटी उसके ठीक सामने से गुजरी, जिससे उसे ठंड में पसीना आ गया और वह स्वाभाविक रूप से पीछे हट गया। सौभाग्य से विशाल वनस्पतियों ने विक्रम को देखने से छिपा दिया, जिससे विशाल चींटी उसे खोज नहीं पाए। यह जगह वास्तव में संतों के लिए एक प्रशिक्षण मैदान है। अगर कोई बचकर बाहर आ सके तो वे निश्चित रूप से एक शक्तिशाली प्राणी होंगे, लेकिन नहीं तो निश्चित रूप से मौत है। विक्रम का चेहरा डर से भर गया। यहां तक कि दुष्ट नाग देवता की यादों के साथ भी उसने कभी ऐसा भयानक दृश्य नहीं देखा था। सिर्फ एक चींटी ही किसी को मौत से डरा सकती थी। इन प्राणियों का विशाल आकार ही किसी में भी डर पैदा करने के लिए काफी था। एक विचार से विक्रम जल्दबाजी में तीसरे स्तर पर चला गया। तीसरे स्तर पर स्थान दूसरे स्तर की तुलना में छोटा था और भंडारण की अंगूठी जैसा था। यह अनगिनत चीजों से भरा हुआ था। पांचव स्तर और उससे ऊपर की चीजों को देखकर विक्रम की आंखें चौंधिया गई। इसमें साधना तकनीकों के ताड़पत्र, अनगिनत सोने के सिक्के, विभिन्न जड़ी बूटियां और हथियार बनाने की सामग्री, स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्रकार के खजाने, जादुई खजानों और दैवीय हथियारों का एक वर्गीकरण और अनगिनत औषधि, वास्तव में अनगिनत खजाने थे। इन खजानों को देखकर विक्रम चकित रह गया। किस नए अमीर ने इन सबको पीछे छोड़ा था? खजानों की इतनी बड़ी मात्रा ने विक्रम को ऐसा महसूस कराया जैसे वह एक भ्रम देख रहा हो।
विक्रम ने सच में उम्मीद नहीं की थी कि उसे नवल ब्रह्मांड भवन के अंदर इतने सारे दुर्लभ और विदेशी खजाने मिलेंगे। दानव रक्त, सिंदूरी फल, पृथ्वी को देवीय मिट्टी, यह खजाने देवघाटी में उपलब्ध हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि नवल ब्रह्मांड भवन का पिछला मालिक देवघाटी में गिर गया या किरण वंश द्वारा मारा गया? विक्रम ने भी सिकुड़ते हुए अटकलें लगाई। हालांकि यह मामले विक्रम की चिंता के नहीं थे। वह बस इतना जानता था कि अब नवतल ब्रह्मांड भवन उसका था और उसके अंदर के सभी खजाने भी उसके थे। अप्रत्याशित और सुखद खोज को शब्दों में बयां करना विक्रम के लिए मुश्किल था, जो उत्साह से आकाश की तरफ चिल्लाना चाहता था, अपने दिल में भरी खुशी को बाहर निकालना चाहता था। यह लाभ उसे देवघाटी में जो मिला था उससे भी ज्यादा था, पूरी तरह से अप्रत्याशित। 1 मिनट रुको। जैसे ही विक्रम बहुत ज्यादा खुशी में था, अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने अपनी उलझन को आवाज दी। दूसरे स्तर पर वह स्थान, वह पर्वत श्रृंखला देवघाटी लगती है। आभा बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं देवघाटी में था। क्या मैंने कोई गलती की? इस विचार पर विक्रम कांप गया। एक विचार उसके दिमाग में आया जिससे वह उस पल अपनी भावनाओं पर काबू खो बैठा। बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम ने तीसरा स्तर छोड़ दिया और वापस अंतरिक्ष के दूसरे स्तर पर चला गया। विक्रम को इस बात की पुष्टि करनी थी कि क्या दूसरे स्तर का स्थान वास्तव में देवघाटी था। एक विचार के साथ विक्रम सिंह एक बार फिर से नवलोक भवन की दूसरी मंजिल के मायावी आयाम में लौट आया। क्या यह देवगिरी घाटी है? विक्रम ने संदेह में भी सिकोड़ ली। उसने अपना आद्य शेषनाग खड्ग निकाला और हवा में उड़ती हुई तलवारों के बीच से आसमान की ओर सीधा ऊपर की ओर उड़ान भरी। विक्रम सिंह निश्चित नहीं था कि यह देवगिरी घाटी ही है या नहीं। अगर यह देवगिरी घाटी होती तो यह पक्षी, जानवर और खूंखार जीव बिल्कुल भी डर क्यों नहीं दिखा रहे थे? गुर्रा। जैसे ही विक्रम आसमान में ऊंचाई पर पहुंचा, वह बेहद स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। तुरंत ही एक विशालकाय जानवर ने गुस्से में दहाड़ मारी और उसका विशाल पंजा ऐसे नीचे की ओर झपटा मानो वह एक पहाड़ को भी कुचल देगा। विक्रम सिंह का चेहरा हल्का सा बदल गया और उसने एक भयंकर मुक्के से उस हमले का सामना किया। धड़ाम। विक्रम की मुट्ठी, जो देखने में छोटी लग रही थी, एक पहाड़ से टकराने जैसी आवाज के साथ फट गई। हालांकि उस जानवर की शक्ति विक्रम सिंह जितनी नहीं थी, फिर भी उसके विशाल आकार ने उसे हवा में दूर उछाल दिया। गुर्रा। जैसे ही वह उछला, विक्रम उस विशाल जानवर की ताकत से अंदर ही अंदर हैरान था, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। जिस क्षण वह दूर जा गिरा, एक और तीखी और चुभने वाली दहाड़ उसके कानों तक पहुंची। विक्रम सिंह का भाव फिर से बदल गया और उसने जल्दी से मुड़कर देखा कि एक विशाल पक्षी बिजली की गति से उसकी ओर आ रहा था। पलक झपकते विस्थापन। विक्रम ने तुरंत धीमी आवाज में चिल्लाया। वह उस पक्षी का शिकार बनने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी समय वह वहां से गायब हो गया। हालात बेहद खतरनाक थे, जिससे विक्रम सिंह के माथे पर पसीना आ गया। विक्रम इन जानवरों से नहीं डरता था, लेकिन उनका विशाल आकार उसे सहज रूप से डरा रहा था। इनमें से सबसे शक्तिशाली जानवर ज्यादा से ज्यादा आत्मतत्व लोक के 6ठे स्तर पर है, लेकिन उनका आकार इतना विशाल है कि उन्हें केवल ताकत का फायदा है। विक्रम सिंह ने अपनी भेड़ते हुए कहा। कई बार पलक झपकते विस्थापन के बाद विक्रम सिंह एक अधिक जटिल पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में पहुंचा। उसका लक्ष्य यह पुष्टि करना था कि यह वास्तव में देवगिरी घाटी है या नहीं। प्राण ऊर्जा की मात्रा देवगिरी घाटी जैसी ही है। यह जगह वास्तव में देवगिरी घाटी के बहुत करीब है। यहाँ तक कि भूभाग भी लगभग वैसा ही है, सिवाय इसके कि फूल, पौधे, पेड़ और यह जानवर सभी बहुत बड़े हो गए हैं और अमृत सरोवर उस तरफ होना चाहिए। विक्रम सिंह ने बाई ओर देखते हुए बड़बड़ाया। अगर विक्रम सिंह का अनुमान गलत नहीं था तो जिस दिशा में वह देख रहा था वहां निश्चित रूप से अमृत सरोवर होना चाहिए। अगर सच में अमृत सरोवर था तो विक्रम सिंह 100% निश्चित हो सकता था कि यह देवगिरी घाटी ही थी। उसका शरीर तेजी से चला और सीधा अमृत सरोवर की ओर बढ़ गया। फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़। विक्रम सिंह की गति बहुत तेज थी। वह विशाल वनस्पतियों के बीच से तेजी से गुजर रहा था, किसी भी जानवर से बचने के लिए तुरंत आगे बढ़ रहा था। जितना वह अमृत सरोवर के करीब पहुंच रहा था, उतना ही विक्रम सिंह को अपने आसपास का क्षेत्र अधिक जाना पहचाना लग रहा था। यह केवल देवगिरी घाटी का भूभाग था। यहां तक कि अमृत सरोवर तक जाने वाले रास्ते भी बिल्कुल वैसे ही थे। 10 मिनट से अधिक समय के बाद तेजी से चल रहे विक्रम सिंह का भाव अचानक नाटकीय रूप से बदल गया। अमृत सरोवर अपने से कुछ ही दूरी पर कोहरे के फैलाव को देखकर विक्रम सिंह पूरी तरह से चौंक गया और वह वहीं अखोकर खड़ा रहा।
इस पल विक्रम सिंह 100% निश्चित हो सकता था कि यह जगह देवगिरी घाटी ही थी। यह सच में देवगिरी घाटी है। जानवरों और पौधों के बड़े होने के अलावा प्राण ऊर्जा, अमृत सरोवर और देवगिरी घाटी का भूभाग सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। विक्रम सिंह ने हैरानी से कहा, लेकिन विक्रम सिंह को जो बात उलझा रही थी वह यह थी कि नवलोक भवन के अंदर की दूसरी मंजिल में देवगिरी घाटी कैसे हो सकती थी। हालांकि यह एक मायावी आयाम था। विक्रम सिंह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि यहाँ सब कुछ बहुत वास्तविक था, जिसमें सभी पेड़ पौधे भी शामिल थे। आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है? विक्रम सिंह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसे ऐसा भी लग रहा था कि वह इस समय नवलोक भवन के अंदर नहीं बल्कि देवगिरी घाटी में ही था। विक्रम सिंह संदेह से भरा हुआ अमृत सरोवर में उतरा और जैसे ही उसने पानी को छुआ भारी और शक्तिशाली प्राण ऊर्जा पागलपन की तरह उसके शरीर में प्रवेश करने लगी, ठीक वैसे ही जैसे देवगिरी घाटी में होता था। यह एहसास निश्चित रूप से सही था। यह वास्तव में देवगिरी घाटी थी। लेकिन दुनिया में दो एक जैसी जगहें कैसे हो सकती थी? एक वास्तविक दुनिया में और दूसरी एक जादुई खजाने के अंदर। ऐसी भयानक और अद्भुत घटना वास्तव में विक्रम सिंह की समझ से परे थी। कुछ देर तक साधना करने के बाद विक्रम सिंह ने पाया कि उसकी साधना में थोड़ी प्रगति हुई थी। क्या इसका नवलोक भवन के दिव्य कौशल से कोई संबंध हो सकता है? विक्रम सिंह ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया, क्योंकि नवलोक भवन एक अमर कलाकृति थी। अपनी भय सिकोड़ते हुए विक्रम सिंह ने फिर से कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नवलोक भवन टूटा हुआ है, वरना मुझे निश्चित रूप से पता होता कि क्या चल रहा है। एक अमर कलाकृति की शक्ति आम लोगों की कल्पना से परे है। यह आयाम वास्तव में अजीब है। अगर यह वास्तविक है तो देवगिरी घाटी के सभी खजाने मेरे हैं। विक्रम सिंह ने फिर से उत्साहपूर्वक सोचा। उसे अब इस बात की चिंता नहीं थी कि दो देवगिरी घाटियां क्यों थी। देवगिरी घाटी होने का मतलब था कि विक्रम सिंह किसी भी समय अमृत सरोवर में साधना कर सकता था और उसकी साधना निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। देवगिरी घाटी पर्वत श्रृंखला विशाल थी, जिसमें अनंत प्राकृतिक खजाने थे जिनका उपयोग बिना किसी कमी के किया जा सकता था। इतने विशाल संसाधन विक्रम के परिवार और गगन कुटीर दोनों के लिए अविश्वसनीय रूप से सहायक होंगे और दोनों का विस्तार बस समय की बात होगी। चून की देवगिरी घाटी नवलोक भवन के अंदर मौजूद थी, इसलिए विक्रम सिंह को खजाने इकट्ठा करने की जल्दी नहीं थी। इसके अलावा उसके पास पिछली बार देवगिरी घाटी में मिले खजाने अभी भी बहुत थे, जो उसकी साधना के लिए कुछ समय के लिए काफी थे। एक विचार के साथ विक्रम सिंह तीसरी मंजिल के आयाम में लौट आया। अत्यधिक खुशी से अभिभूत विक्रम सिंह ने खजानों की चकाचौंध भरी सरनी पर एक नजर डाली। इस विशाल भंडारण आयाम में उसके लिए पूरी तरह से खोज करने के लिए बहुत सारे खजाने थे। इतने सारे खजानों के साथ एक इंसान सपने में भी खुशी से मुस्कुराएगा। विक्रम सिंह ने अपने दिल में भरी हुई भरी खुशी को रोका और एक विचार के साथ तुरंत चौथी मंजिल के आयाम की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे कोई ऊपर चढ़ता गया, आयाम छोटे होते गए और चौथी मंजिल केवल एक फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी थी, जिसमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। एक अजीब आभा विक्रम सिंह ने थोड़ा सा भान सिकुड़कर उस क्षेत्र को देखा और बुदबुदाया, इस आयाम में इतना जादुई क्या है? जैसे ही वह चौथी मंजिल पर आया, विक्रम सिंह की पहली धारणा यह थी कि यह कितनी अजीब थी। चौथी मंजिल काफी खास थी, जो पहाड़ों से घिरी एक घाटी थी जिसके पीछे आयाम की सीमा थी। हालांकि यह केवल एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था। पूरा आयाम कब्रों से भरा हुआ था। सैकड़ों की संख्या में कब्रों की पंक्तियां, प्रत्येक एक जैसी, फिर भी बिना किसी कब्र के पत्थर के। कमजोर दिल वाला व्यक्ति डर के मारे अपनी पेंट गीली कर सकता था। यह किस तरह की भूता जगह है? विक्रम सिंह ने भौहें सिकोड़ ली। एक ठंडी हवा गुजरी जिससे वह काम गया। विक्रम सिंह सावधानी से एक कब्र के पास पहुंचा। यह कई सालों से मौजूद थी। इसकी उम्र अज्ञात थी। शायद यह कब्रें नवलोक भवन के पिछले स्वामी की है, विक्रम सिंह ने अनुमान लगाया। इन भयानक कब्रों के अलावा इस मंजिल में कुछ भी अजीब नहीं था। एक विचार के साथ विक्रम सिंह पांचवी मंजिल के आयाम में चला गया। हालांकि जैसे ही विक्रम सिंह गायब हुआ, चौथी मंजिल पर एक भयानक और अजीब दृश्य सामने आया। सैकड़ों कब्रों में एक साथ भूतली आत्माएं प्रकट हुई। प्रत्येक की आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। एक पल में भयानक ऊर्जा की लहरों ने पूरी चौथी मंजिल को भर दिया, जिससे एक बहुत ही भयानक माहौल बन गया। सौभाग्य से विक्रम सिंह ने इस दृश्य को नहीं देखा, वरना वह आधे डर के मारे मर जाता। अगले ही पल विक्रम सिंह पहले ही पांचवी मंजिल पर आ चुका था। पांचवी मंजिल चौथी से थोड़ी ही छोटी थी, लेकिन यह शुद्ध ऊर्जा से भरी हुई थी। यह मंजिल खास थी और अजीब लग रही थी।
एक अंधेरे आयाम में जिसमें हवा में आग के गोले लटके हुए थे। ऊपर देखने पर यह एक ऐसे आसमान जैसा लग रहा था जो बहुत सारे आकाश कंदीलों से सजा हुआ था। शुद्ध ऊर्जा के गोलों के विशाल फैलाव को देखकर विक्रम सिंह ने एक खुशी भरा भाव दिखाया और कहा, इतनी सारी शुद्ध ऊर्जा के साथ मैं निश्चित रूप से परम तत्वलोक में कदम रख सकता हूँ। सिर्फ इसके बारे में सोचना ही उसे उत्साहित कर रहा था, क्योंकि नवलोक भवन के अंदर इतने सारे अप्रत्याशित खजाने थे। विक्रम सिंह ने अपना हाथ बढ़ाया, एक ऊर्जा के गोले को हवा के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित किया और तेजी से उसे अपने शरीर में निगल लिया। आद्य शेषनाग खड्ग तकनीक को चलाते हुए उसने निगले गए ऊर्जा के गोले को परिष्कृत किया। कुछ ही पलों में ऊर्जा का गोला विक्रम सिंह द्वारा आसानी से परिष्कृत कर लिया गया, जिसने महसूस किया कि उसकी साधना में काफी सुधार हुआ है। ऊर्जा के गोले की शुद्धता और विशालता उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली थी। भाग्य सचमुच मेरा साथ दे रहा है। हाँ, विक्रम सिंह खुशी से बेकाबू होकर हंसा। इन शुद्ध ऊर्जा के गोलों के साथ आत्मत्वलोक में कदम रखना बस समय की बात थी। अपने दिल में उत्साह को दबाते हुए विक्रम सिंह फिर छठी मंजिल के आयाम में चला गया। छठी मंजिल भी केवल एक बास्केटबॉल कोर्ट जितनी ही बड़ी थी और यह अनिवार्य रूप से एक लड़ाई का अखाड़ा था जो अंधेरे से घिरा हुआ था, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अखाड़ा अनगिनत तलवार के निशानों से ढका हुआ था, प्रत्येक एक से बढ़कर एक चौंकाने वाला था। इतनी तीव्र मारक क्षमता अखाड़े पर तलवार के निशान, सब कुछ तलवार की ऊर्जा से बने हुए हैं। विक्रम सिंह ने अपनी भय सिकोड़ ली। इस आयाम का हर कोना भयानक मारक क्षमता से भरा हुआ था। विक्रम सिंह ने खुद को अखाड़े के ठीक केंद्र में पाया, चारों ओर सावधानी से देख रहा था। नवलोक भवन के आयाम असाधारण थे। अखाड़ा खाली था, फिर भी इतनी भयानक मारक क्षमता का उत्सर्जन कर रहा था। विक्रम सिंह के लिए सावधान ना रहना असंभव था। इस अखाड़े का क्या उद्देश्य है और यह मारक क्षमता कहां से आती है? विक्रम सिंह ने उलझन में भय सिकोड़ ली। हर मंजिल उसे हैरान कर रही थी। जैसे ही विक्रम सिंह विचार कर रहा था, अचानक उसके दिमाग में सूचनाओं का सैलाब आ गया, जिससे उसके सिर में दर्द होने लगा। एक के बाद एक दृश्य उसके विचारों से गुजरे। दृश्यों में एक सफेद पोशाक में एक आदमी एक लंबी तलवार पकड़े हुए हजारों दुश्मनों से लड़ रहा था। अकेले उसने पूरी सेना से लड़ाई की, एक खूनी आभा बिखेरते हुए एक खूनी दानव की तरह उन्माद में दुश्मनों को मार डाला। जो बात रोमांचक और भयानक दोनों थी वह यह थी कि सफेद पोशाक में वह आदमी हजारों लोगों का सामना करते हुए जबरदस्त शक्तिशाली तलवार की रोशनी को निकाल रहा था, जो आसमान में फैल रही थी। जहां से भी वे गुजरते थे दुश्मनों की लाशें बिछ जाती थी। इस आदमी की साधना गहरी और अथाह है, अखाड़े पर मारक क्षमता उसी से निकली होगी का, या वह नवलोक भवन का स्वामी हो सकता है। विक्रम सिंह ने अनुमान लगाया, आंखें बंद करके दृश्यों को देखते हुए। प्रत्येक दृश्य में सफेद पोशाक में वह आदमी अपने दुश्मन को मार रहा था, लेकिन हर दृश्य अलग था। इस व्यक्ति और इस आयाम के बीच क्या संबंध है? विक्रम सिंह समझ नहीं पाया। उसके तुरंत बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और वह उन दृश्यों से बाहर आ गया। हवुश हम जैसे ही वह बाहर आया, एक अचानक और तीव्र ध्वनि की गड़गड़ाहट सुनाई दी और एक भयानक रूप से तीखी तलवार की ऊर्जा उसकी ओर बढ़ी, जिससे मंच हिंसक रूप से हिल गया और विक्रम सिंह का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। अखाड़े पर दृश्यों में सफेद पोशाक में वह आदमी अचानक प्रकट हुआ। यह चौंकाने वाला था, अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला। इस तरह की भयानक तलवार की ऊर्जा का सामना करते हुए विक्रम सिंह में विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी, न ही बचने का कोई मौका था। सब कुछ बहुत अचानक हुआ, जिससे विक्रम सिंह को प्रतिक्रिया करने का कोई अवसर नहीं मिला। यह वही है, मैं गया, विक्रम सिंह ने चिल्लाया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। विक्रम के पास सोचने का समय नहीं था। वह पागलपन की तरह अपने रक्तवंश की शक्ति को आगे बढ़ा रहा था और किरलिन कवच के साथ साथ आद्य शेषनाग खड्ग को बाहर निकालकर मौत तक लड़ने के लिए तैयार था। बहुत देर हो गई है। विक्रम बेचैनी से जल रहा था और अपनी पलक झपकते विस्थापन तकनीक का उपयोग करने वाला था, लेकिन उस क्षण जब विक्रम हिलने ही वाला था, एक भयानक सफेद तलवार की चमक पहले ही एक अत्यंत डरावनी गति से चमक चुकी थी। डर से विक्रम का दिल कांप गया। यह बहुत तेज था। क्या हो रहा है? तलवार की चमक गायब हो गई है। अपनी मृत्यु का सामना करने का विचार विक्रम के मन में आया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अचानक उसके चारों ओर का स्थान शांत हो गया था। उसने अपनी आंखें खोली। तलवार की चमक और सफेद पोशाक में वह आदमी दोनों ऐसे गायब हो गए थे, मानो वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे, या मानो वे सिर्फ प्रेत थे। बहुत अजीब।
एक प्रेत नहीं। वह मारक क्षमता बहुत वास्तविक थी और शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। बिल्कुल भी प्रेत जैसी नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी जीवित है? विक्रम ने अपनी भय सिकुड़ते हुए और भारी स्वर में कहा। जितना ज्यादा विक्रम ने इसके बारे में सोचा उतना ही अजीब लगा। अगर यह व्यक्ति जीवित था तो नवलोक भवन के अंदर क्यों छिपा था? विक्रम को अपने खून से इसका स्वामित्व क्यों लेने दिया और आत्मा का निशान इतना कमजोर क्यों था? जब विक्रम भोजन में था, सफेद पोशाक में वह आदमी चुपचाप उसके पीछे प्रकट हो गया था। कनिष्ठ विक्रम सिंह को नहीं पता कि वरिष्ठ कौन है। जैसे ही वह सफेद पोशाक में आदमी प्रकट हुआ, विक्रम तुरंत उसके प्रति सचेत हो गया और तुरंत पूछा। लेकिन विक्रम की प्रतिक्रिया एक लंबी तलवार का वार था, क्योंकि सफेद पोशाक में वह आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर रहा था। विक्रम ने निर्णायक रूप से चकमा दिया और उनके बीच दूरी बना ली। वह एक वास्तविक व्यक्ति जैसा लगता है, फिर भी उस पर जीवन ऊर्जा का एक भी संकेत नहीं है। विक्रम ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। सफेद पोशाक में उस आदमी को गंभीरता से घूर रहा था। सफेद पोशाक में वह आदमी अपनी लंबी तलवार को अविश्वसनीय रूप से उत्कृष्ट तरीकों से चला रहा था, जो मंत्रमुग्ध करने वाले थे। हर चाल के साथ एक प्रभावशाली गति और जबरदस्त तलवार का इरादा था। उसकी तलवार की तकनीक अविश्वसनीय रूप से उत्कृष्ट है। यह व्यक्ति तलवार कला का एक प्रतिभाशाली होना चाहिए। तलवार कला में उसकी उपलब्धि शायद मुझसे कम नहीं है और उसकी तलवार तकनीक की शक्ति आश्चर्यजनक है। विक्रम का भाव और भी गंभीर हो गया। एक पल में सफेद पोशाक में वह आदमी अपनी तलवार चला रहा था और अगले पल वह भयानक रूप से विक्रम के ठीक सामने प्रकट हो गया था, जिसकी गति की तकनीक भी उतनी ही भयानक थी। भयानक गति, पलक झपकते विस्थापन से भी ज्यादा भयानक। अच्छा नहीं। विक्रम का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसका दिल लगभग उसकी छाती से बाहर आ गया। सफेद पोशाक में उस आदमी ने अपनी तलवार उसकी ओर चलाई, लेकिन इससे पहले कि विक्रम प्रतिक्रिया कर पाता, लंबी तलवार पहले ही उसके शरीर के आर पार हो चुकी थी। उस पल विक्रम को निराशा महसूस हुई। हालांकि जैसे ही सफेद पोशाक में उस आदमी की लंबी तलवार आर पार हुई, तलवार और सफेद पोशाक में वह आदमी दोनों एक बार फिर से हवा में गायब हो गए। विक्रम पहले तो चौंक गया, फिर उसने अपने शरीर का निरीक्षण किया और कोई घाव नहीं पाया। पूरी तरह से हैरान था। आखिरकार क्या हो रहा है? ऐसा लगा जैसे सफेद पोशाक में वह आदमी उसके साथ खेल रहा था। फिर भी विक्रम कुछ भी नहीं कर सकता था। सफेद पोशाक में उस आदमी की साधना विक्रम के लिए मुकाबला करने के लिए बहुत भयानक थी। रुको, वह मेरे साथ नहीं खेल रहा है, वह मुझे एक तलवार कला दे रहा है। विक्रम ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए खुद से बुदबुदाया, उन तस्वीरों को याद करते हुए जो पहले उसके दिमाग में आई थी। उन तस्वीरों में सभी में सफेद पोशाक में वह आदमी अपने दुश्मनों के खिलाफ एक लंबी तलवार चला रहा था, लेकिन हर तस्वीर अलग थी। सावधानी पूर्वक याद करने पर विक्रम को एहसास हुआ कि हर तस्वीर में सफेद पोशाक में उस आदमी की तलवार की चालें अलग थी। हर तस्वीर अलग अलग तकनीकों और रूपों का प्रतिनिधित्व करती थी। सफेद पोशाक में उस आदमी के युद्ध के मंच पर प्रकट होने के साथ अपनी तलवार तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए और अपनी तलवार के साथ चलते हुए विक्रम आखिरकार समझ गया। एक साहसी अनुमान को अपनाते हुए विक्रम अखाड़े के केंद्र में पहुंचा। जैसा कि उम्मीद थी, सफेद पोशाक में वह आदमी फिर से प्रकट हुआ। तलवार तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए और फिर अलग अलग चालों से हमला करते हुए विक्रम स्थिर खड़ा रहा। सफेद पोशाक में उस आदमी को हमला करने दिया। उसका काम सफेद पोशाक में उस आदमी की तलवार की चालों को याद करना था। वास्तव में सफेद पोशाक में उस आदमी के भयंकर हमले संपर्क के क्षण में विक्रम से टकराए, पूरी तरह से उसके आर पार हो गए, फिर एक बार फिर से हवा में गायब हो गए। मैंने सही अनुमान लगाया। विक्रम खुशी से भर गया। हर बार जब सफेद पोशाक में वह आदमी प्रकट हुआ तो उसने पूरी तरह से अलग अलग तलवार तकनीकों का प्रदर्शन किया। हर एक पिछले से ज्यादा जटिल थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सफेद पोशाक में वह आदमी प्रकट होता रहा, हर बार अलग अलग तलवार की चालें चलाता रहा। आखिरकार उसने उन्हें दोहराना शुरू कर दिया। विक्रम ने उनमें से ज्यादातर को याद कर लिया था। उसके बाद याद करते हुए विक्रम ने उनका अभ्यास करना भी शुरू कर दिया। हालांकि विक्रम को तलवार तकनीक का नाम नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि उसकी शक्ति उसकी अपनी आत्मा सहार खड़क कला से ज्यादा भयानक थी। इस तरह की शक्तिशाली तलवार तकनीक सिखाई जा रही थी तो इसे क्यों ना सीखें। विक्रम ने सोचा। पूरे 2 घंटे बिताकर विक्रम ने आखिरकार सफेद पोशाक में उस आदमी की सभी तलवार तकनीकों को याद कर लिया।
सब कुछ याद करने के बाद सफेद पोशाक में वह आदमी फिर से प्रकट नहीं हुआ। अभ्यास करने के लिए पल को पकड़ते हुए विक्रम ने कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लिया। हर चाल को दोहराता रहा ताकि वे पूरी तरह से की जा सके। हालांकि तलवार की तकनीक बहुत गहरी और नाजुक थी, यहां तक कि विक्रम जैसे तलवार के प्रतिभाशाली के लिए भी इसका सार समझना मुश्किल था। विक्रम को इसका अभ्यास और समझने के लिए बहुत समय लगेगा। धन्यवाद वरिष्ठ। तभी जब वह कुशल हो गया, विक्रम ने कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में हवा में अपनी मुट्ठी को बंद करने के लिए रुक गया। उसके बोलने के तुरंत बाद युद्ध के मंच के मैदान पर एक हल्की सुनहरी रोशनी उभरी, शब्दों के साथ झपक रही थी और मंच पर तलवार के निशानों से बनी थी। यह क्या है? विक्रम ने हैरानी से अखाड़े के मैदान को देखते हुए कहा। उसकी निगाह मंच पर लिखे शब्दों पर टिकी थी। विक्रम ने पढ़ा, अमर निर्णय, आत्मा सहार खड़ग कला। आत्मा सहार खड्ग कला। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतनी गहरी और उत्कृष्ट है। यह एक अमर निर्णय है। हाँ, विक्रम बहुत खुश था और हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि दुष्ट शेषनाग देवता के पास कई शक्तिशाली साधना तकनीकें और मार्शल कौशल थे, लेकिन उसकी तलवार तकनीकें सबसे शक्तिशाली केवल मायावी खड्ग कला थी, जो उसकी आंखों के सामने आत्मा सहार खड्ग कला से बहुत कम थी। आज के लाभ बहुत ज्यादा थे, जिससे विक्रम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सपना देख रहा हो। ऐसा लगा जैसे आसमान से एक टुकड़ा गिर गया हो। समय मिलने पर मैं निश्चित रूप से आत्मा सहार खड्ग कला के सार को समझ लूंगा, विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा। आद्य शेषनाग खड्ग को अपने शरीर के अंदर रखते हुए विक्रम के विचार आगे बढ़े और वह शीर्ष स्तर 7वीं मंजिल के आयाम की ओर बढ़ गया। आयाम की आखिरी मंजिल में क्या खासियत थी? विक्रम बहुत उत्सुक था। क्या कोई और शक्तिशाली मार्शल कौशल होगा? 7वीं मंजिल का आयाम केवल कुछ दर्जन वर्ग मीटर का था, लेकिन इसके नीचे एक अथाह खाई थी जिसमें केवल कुछ मीटर व्यास का एक पत्थर का स्तंभ था। सामान्य प्राण ऊर्जा के साथ एक अथाह खाई, यह किस तरह का आयाम है? विक्रम ने उत्सुकता से बुदबुदाया। आसपास पर एक त्वरित नजर डाली। पहले उन अजीब आयामों का सामना करने के बाद विक्रम इस 7वीं मंजिल में बहुत रुचि रखता था। उसने चुपचाप आसपास का निरीक्षण किया। 10 मिनट से ज्यादा समय तक इंतजार किया, लेकिन आयाम से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिसने विक्रम को उलझा दिया। क्या यह पहली मंजिल की तरह सिर्फ एक सामान्य आयाम हो सकता है? विक्रम ने थोड़ी निराशा के साथ कहा। लेकिन यह सही नहीं लग रहा था। क्या उच्चतम मंजिल सबसे खास नहीं होनी चाहिए? यह सिर्फ एक सामान्य आयाम नहीं हो सकता था। उत्सुकता से प्रेरित होकर आयाम में कोई हलचल नहीं होने पर विक्रम ने इंतजार करना जारी रखा। जैसे ही उसने इंतजार किया, 1 घंटा बीत गया, फिर भी आयाम स्थिर रहा। और जैसे ही उसने इंतजार करना जारी रखा, 1 और घंटा बीत गया। आयाम अभी भी अनुत्तरदायी था। विक्रम पूरी तरह से निराश हो गया। उसने सिर हिलाया और हल्के से आह भरी। उसके विचार आगे बढ़े और वह नवलोक भवन से बाहर निकल गया, अपने दिल में खुशी और उत्साह को दबाते हुए और नवलोक भवन को उत्सुक आंखों से घूरते हुए विक्रम ने उत्साहित होकर कहा, पहले अनजान था लेकिन देखकर चौंक गया। भवन के खजाने वास्तव में आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित हैं। यह एक खजाने का भवन होने के योग्य है। वास्तव में सभी खजाने खजाना खोजने की भावना ने वास्तव में विक्रम को खुश कर दिया। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। उन लोगों को जो अनजान थे, ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम को कोई रोमांटिक खुशी मिल गई हो। ऐसे खजाने दूसरों को नहीं पता चलने चाहिए। विक्रम हंसा नवलोक भवन को अपने शरीर में खींचने वाला था। विक्रम ने थोड़ा सा भय सिकुड़ी और खिड़की के बाहर देखने के लिए मुड़ा। उलझन में, क्या अब बाघ का समय नहीं होना चाहिए? यह केवल चूहे का समय क्यों है? आखिरकार विक्रम को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। मैं भीड़ के समय के आसपास साम्राज्य में पहुंचा और हालांकि थोड़ी देरी हुई थी। जब मैं भवन में घुसा तो यह बंदर का समय होना चाहिए था। मैं भवन में लगभग 5 घंटे रहा। अब तक यह बाघ का समय होना चाहिए। 1 घंटा कहां चला गया? विक्रम ने इसके बारे में जितना ज्यादा सोचा, उतना ही यह मेल नहीं खा रहा था। समय पूरी तरह से गलत था। विक्रम ने ध्यान से याद किया। उसने 6ठी और 7वीं मंजिल पर ज्यादा समय बिताया था, प्रत्येक पर लगभग 2 घंटे। हालांकि वह अन्य आयामों में बहुत लंबे समय तक नहीं रहा था। उसने वहां काफी समय बिताया था। कुल मिलाकर यह वास्तव में 5 घंटे से ज्यादा था। लेकिन अब जैसे ही विक्रम भवन से बाहर निकला, उसने पाया कि केवल 4 घंटे ही बीते थे। गायब हुआ 1 घंटा कहां चला गया था? निश्चित रूप से 1 घंटा गायब है।
यह भवन के आयाम से संबंधित होना चाहिए। यह छठी या सातवीं मंजिल में से एक होना चाहिए। विक्रम ने निश्चितता के साथ कहा। 1 घंटा गायब होने के साथ इन 2 मंजिलों में सबसे ज्यादा संभावना थी। एक विचार के साथ विक्रम छठी मंजिल के आयाम पर पहुंचा। छठी मंजिल का आयाम वह था जहां विक्रम ने पहले तलवार तकनीकों का अभ्यास किया था। वहां फिर से प्रकट होने पर अखाड़ा अभी भी भयानक मारक क्षमता से भरा हुआ था। एकमात्र अंतर यह था कि सफेद पोशाक में वह आदमी फिर से प्रकट नहीं हुआ। विक्रम समय के प्रवाह की गति को नहीं समझ सकता था क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता था। वह केवल एक एक करके कोशिश कर सकता था क्योंकि वह छठी मंजिल के आयाम में था। विक्रम ने आत्मासहार खड्ग कला का अभ्यास किया जबकि समय बीतने का इंतजार कर रहा था। 1 घंटे के बाद विक्रम तुरंत नवलोक भवन से बाहर निकल गया और पाया कि वास्तव में 1 घंटा बीत चुका था। ऐसा लगता है कि यह 7वीं मंजिल है। विक्रम ने उत्साहित होकर कहा, अगर 7वीं मंजिल में वास्तव में समय 2 गुना हो गया था तो इसका मतलब था कि उसे दूसरों की तुलना में साधना करने के लिए 2 गुना समय मिलेगा। एक विचार के साथ विक्रम नवलोक भवन में फिर से प्रवेश किया और तुरंत 7वीं मंजिल पर पहुंचा। विक्रम विशाल पत्थर के स्तंभ के ऊपर प्रकट हुआ जिसके नीचे अथाह खाई थी। यह आयाम साधारण लगता है लेकिन यह असाधारण होना चाहिए। शायद मेरा अनुमान सच है। विक्रम ने इसके बारे में जितना ज्यादा सोचा उतना ही ज्यादा उत्साहित हुआ। आयाम खजाने भाग्य के अवसर हैं जिन्हें खोजा नहीं जा सकता। नवलोक भवन का विक्रम का अधिग्रह स्वर्ग से एक आशीर्वाद था। विक्रम पत्थर के स्तंभ पर पालथी मारकर बैठ गया। समय बीतने का इंतजार करते हुए साधना कर रहा था। पलक झपकते ही 1 घंटा और विक्रम तुरंत भवन से बाहर निकल गया, यह जानकर कि केवल आधा घंटा ही बीता था। वास्तव में यह सच है। 7वीं मंजिल का आयाम वास्तव में असाधारण है। विक्रम ने उत्साहित होकर कहा। नवलोक भवन को बहुत प्रिय मानते हुए विक्रम 7वीं मंजिल में 1 घंटे तक रहा था। फिर भी बाहर आने के बाद उसने पाया कि बाहरी दुनिया में केवल आधा घंटा ही बीता था। दूसरे शब्दों में 7वीं मंजिल में समय का प्रवाह बाहरी दुनिया की तुलना में 2 गुना तेज था। विक्रम ने उत्साह के